अध्याय 131 कौन पहली बार नहीं होता। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। 3 घंटे बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। उसने अपने हाथ खोले और लौ को बहते और बदलते हुए देखा। ये बहुत शांत हो गई, लेकिन इसमें हिंसकची थी। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। उनकी अग्निदेव कला में काफ़ी सुधार हुआ। शायद अग्निदेव की कला में उसकी महारत और गहरी होती जा रही थी। उसकी सीखने की अवधि भी छोटी होती जा रही थी। पहली बार तो उन्होंने लगभग पूरी रात बिता दी। अब उन्होंने 3 घंटे में काम खत्म कर दिया। उसने अपना सिर रगड़ा और कुछ योजना बनाए। वह भी अपनी वायु देव कला में सुधार नहीं कर सकता क्योंकि उसने अभी अभी अग्नि देव कला सीखी है। उसकी शक्ति देव कला वर्तमान में चौगुनी हो गई है। यह उसकी शारीरिक क्षमता की सीमा है। शौर्य ने कुछ देर तक सोचा। फिर उसने अपनी आत्मिक शक्ति साधना को बढ़ाने और अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए लाल गोले का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि शौर्य अब एक आत्मा शरीर था, ये सिर्फ नश्वर विकास अवस्था का एक गुण था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर नश्वर विकास अवस्था पर था। वह वास्तव में अपनी आत्मा शक्ति साधना के स्तर को नहीं जानता था क्योंकि यह अब सामान्य मार्शल कलाकारों जैसा नहीं था। ये गूढ़ मार्शल अवस्था के शुरुआती चरणों में होना चाहिए। लाल गोले का उपयोग करने से उसका शरीर अभी भी मजबूत होगा। शौर्य के शरीर को उसी साधना स्तर के मार्शल कलाकारों पर एक निश्चित लाभ था जिन्होंने शरीर शोधन साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया था। उसका शरीर जितना मजबूत होता, उसका क्रिस्टल रूप भी उतना ही मजबूत होता। क्रिस्टल शरीर लगभग एक देव कला बन चुका था। इसमें अपार संभावनाएं थीं। लाल शेरों द्वारा गिराए गए लाल गोले में भयानक शक्ति थी जो शौर्य के शरीर में प्रवाहित हुई। इससे वह मजबूत हो गया। शौर्य ने ची आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया और शून्य से आत्मा ची को अपने शरीर में खींच लिया। ... जब शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो तारे की रोशनी वायुमंडल से गुजरकर शौर्य के शरीर पर चमक रही थी। शौर्य उठकर खींचा चला आया। उसकी हड्डियां चटक गईं और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह अपने कमरे से बाहर निकला और बाथरूम में घुस गया तथा अपने सामान को साफ करने के लिए उसे स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। उसके बाद शौर्य लिविंग रूम में बैठ गया और एलिस के खाने के लिए खाना निकाला। इसी समय दरवाज़ा खुला और इयान बाहर आया। शौर्य को देखकर वह मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग जे। शौर्य मुस्कुराया। सुबह इयान। इयान ने खाने पर नज़र डाली और उसकी खुशबू को सूंघा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी एक स्पिरिट शेफ होगा। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। शौर्य मुस्कुराया। आओ साथ में खाना खाएं। इयान की आंखें चमक उठीं। सचमुच शुक्रिया जी। वह स्वयं को साफ करने के लिए जल्दी से बाथरूम में चला गया। बाकी 2 दरवाजे भी खुल गए। ये म्यू और जेवियर बाहर आ गए। जल्द ही जब उन्होंने मेज़ पर खाना देखा तो उनकी आंखें भी चमक उठीं। वे तुरंत वहां पहुंच गए। शौर्य का मुंह हैंग गया। उसकी आंखों में हरी किरणें चमक उठीं क्योंकि उसने दोनों को मौके पर ही फंसा लिया। पहले अपने आप को साफ करो। क्या मजाक है। वह उन्हें एलिस का खाना इस तरह कैसे खाने दे सकता है। प्रतिभाशाली होने के नाते ये म्यू और जेवियर इस तरह से फंसने से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति को मुक्त करना शुरू कर दिया। तलवार ची ये म्यू के शरीर के चारों ओर फैल गई। ये बहुत तेज थी। जेवियर की पहले से ही काली त्वचा पूरी तरह से काली हो गई। ये धातु के रंग से चमक उठी। दोनों ने संघर्ष किया। उनकी शक्ति के मुक्त होने से ची तरंगें फैल गईं। शौर्य मुस्कुराया और दोनों को ढकने के लिए एक हरे रंग की बाधा का इस्तेमाल किया। सभी लहरें हवा से रुक गईं और आसपास के वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उन्होंने आश्चर्य से शौर्य को देखा। ये म्यू ने अपना मुंह खोला और कहा, ओ लानत, क्या जे कोई नई नस्ल का पागल है। वह इतना ताकतवर कैसे है। जेवियर ने जोर से अपना सिर हिलाया। हालांकि वे जानते थे कि शौर्य दोहरी ईश्वर कला थी, क्या दोहरी ईश्वर कला इतनी मजबूत थी। उन्हें फंसाने वाली हवा हल्की लग रही थी, लेकिन उसने उन्हें आज़ाद होने ही नहीं दिया। इसके अलावा इस आदमी में शेष तरंगों को रोकने की शक्ति भी थी। ये कौन सी शक्ति थी। ये म्यू गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 2 शक्ति थी जबकि जेवियर गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 1 था। उनकी देव कलाओं के साथ ये म्यू की युद्ध शक्ति गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 4 होनी चाहिए। वह पहले से ही कक्षा में सबसे ऊपर था। फिर भी शौर्य ने उन्हें आसानी से रोक दिया। वह शायद कम से कम गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 7 होगा। दोनों को झटका लगा। गूढ़ मार्शल आर्ट राज्य स्तर 7 निश्चित रूप से पहले वर्ष का सबसे शीर्ष था। शौर्य इतना मजबूत था। तभी इयान बाथरूम से बाहर आया और लिविंग रूम का नज़ारा देखा। वह एक पल के लिए चौंक गया और शर्माते हुए बोला, झगड़ा बंद करो, क्या हम दोस्त नहीं हैं। ये म्यू, जेवियर, इस आदमी को कब पता चला कि वे लड़ रहे थे। ये स्पष्ट रूप से शौर्य उन्हें गाली दे रहा था। इयान को बाहर आते देख शौर्य ने पवन देवता की कलाकृति जारी की और दोनों को देखकर मुस्कुराया।
जल्दी करो और अपने दांत साफ करो, नहीं तो मैं इयान के साथ इसे खत्म करने जा रहा हूँ। और मत मांगना। येम्यू और जेवियर ने एक दूसरे की ओर देखा और शौचालय की ओर भागे। हर जगह स्पिरिट फूड का स्वागत किया जाता था, ऐसे में कौन साधारण खाना खाना चाहेगा। इसके अलावा ये खेती के लिए भी लाभदायक था। दोनों ने जल्दी से खाना खत्म किया और खाने के लिए बाहर निकल गए। येम्यू की आंखें तुरंत चमक उठी जैसे ही उसने खाना खाया। उसने ईर्ष्या से कहा, लूजे, तुम बहुत बेतुके हो। तुम ताकतवर हो और तुम जो स्पिरिट फूड पकाते हो वह भी इतना अच्छा है। अन्य दो ने सहमति में सिर हिलाया। शौर्य मुस्कुराया, यह मेरे प्यारे जूनियर स्कूलमेट ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं केवल खाना ही जानता हूँ। 3 शौर्य को इतना घमंडी देखकर तीनों ने सोचा कि क्या उन्हें उसके लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि वे उसका खाना खा रहे थे। तभी येम्यू का शरीर अकड़ गया। उसने शौर्य को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। तुम्हारे लिए स्पिरिट फूड पकाने के लिए तुम्हारा एक जूनियर स्कूलमेट है, तुम क्यों नहीं फट पड़ते। फिर उसने जेवियर से मांस का आधा टुकड़ा लूट लिया। ... चारों ने नाश्ता समाप्त किया और छात्रावास से बाहर आ गए। वहां पहले से ही कुछ लोग इकट्ठे थे। उनमें से ज्यादातर 4-4 के समूह में बातें कर रहे थे। जैसे ही शौर्य नीचे आया उसने एक कर्कश आवाज सुनी, जी यहाँ। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बालों वाली सुंदर लड़की शौर्य की ओर हाथ हिला रही थी। उसके पास 3 सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से बहुत फायदा होता है। लड़के और लड़कियां मोटे नहीं होते, उनका फिगर बहुत अच्छा होता है और उनकी त्वचा भी। लड़कियां लगभग सभी बदसूरत नहीं दिखती थीं। जब येम्यू ने लिनलिंग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसने शौर्य को मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने जूनियर स्कूलमेट नहीं कहा? वह स्पष्ट रूप से उसी वर्ष की है। इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की। उफ, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। शौर्य ने उत्तर दिया, यह मेरा वह जूनियर सहपाठी नहीं है। स्पष्टतः येम्यू ने सोचा था कि लिनलिंग ही एलिस है। येम्यू की मुस्कान जम गई। उसने शौर्य को डरावनी नज़रों से देखा। लूजे, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? शौर्य ने असमंजस से येम्यू की ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी बिना बताए अपनी प्रतिभा का पता है। ये बुरी नहीं है। येम्यू ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है, मेरी हुकअप प्रतिभाएं कैसी हैं? मुझे लड़कियों को कैसे पटाऊं, ये सिखाएं, मास्टर। जेड। लूजे, चले जाओ। वह अभी भी अविवाहित था, वह लोगों को लड़कियां पाने की शिक्षा कैसे दे सकता था? शौर्य ने तीनों का नेतृत्व किया। लिनलिंग ने शौर्य के बगल में बैठे तीनों की तरफ देखा। उसकी नज़रें थोड़ी देर के लिए इयान के शर्मीले चेहरे पर रुक गईं। फिर उसने शौर्य की तरफ जीभ निकाली और शर्मिंदगी से कहा, जी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज एक ड्रिल थी। शौर्य मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ये सिर्फ लड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिनलिंग ने सोचा कि कैसे उन बेचारे ब्लेड राक्षसों को जमीन में रोपा गया था और वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। उनके लिए यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर लिनलिंग ने अपने रूममेट्स को शौर्य से मिलवाना शुरू किया। महिला छात्रावास में भी प्रत्येक कमरे में 4 लोग रहते थे। छोटी और डरपोक सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम जेसिका था। लिनलिंग से भी बेहतर शरीर वाली एक बहिर्मुखी सेक्सी दिखने वाली लड़की का नाम तियानयुवान कियानहुआ था। एक ठंडे चेहरे वाली लड़की का नाम जुवान युकी था। तीनों लड़कियां अच्छी दिख रही थीं। कम से कम येम्यू चुपके से भेड़ियों जैसी आंखें दिखा रहा था। स्पष्टतः तीनों लड़कियां येम्यू की अपेक्षा लड़कियों जैसे और शर्मीले इयान में अधिक रुचि रखती थीं। विशेष रूप से जुवान युकी। उसने सतर्कता से येम्यू को देखा, लेकिन जब उसने इयान को देखा तो उसकी नज़र नर्म हो गई। येम्यू निराशा में था। इयान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और जब तीनों लड़कियां उसके साथ छेड़खानी करने लगी तो वह और भी अधिक शर्मा गया। केवल जेवियर ही मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा। एक सख्त आदमी होने के नाते उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शौर्य के बारे में तो उसे नहीं पता था कि लड़कियां उससे बात क्यों नहीं करती थीं। उसे लगता था कि वह बहुत सुंदर है। वह लड़कियों को नहीं समझता था। लेकिन शौर्य येम्यू जैसा भेड़िया नहीं था। यार्ड में अधिक से अधिक लोग खड़े थे। कुछ 100 वर्ग मीटर का यार्ड पहले से चौथे वर्ष तक के लोगों से भरा हुआ था। इसी समय एक सुनहरी और सफ़ेद रोशनी उतरी। ये नांगुंग जिंग और लुओ बिंग किंग थे। जैसे ही दोनों उतरे, सभी की नज़रें सीधे उनकी ओर टिक गईं। नांगुंग जिंग ने कहा, पुराने छात्र नियम जानते हैं। हर साल एक अभ्यास होता है और आप इससे गुजर चुके हैं। चाहे आप पीटे जाएं या लोगों को पीटें, यह आप पर निर्भर करता है। नए छात्र। नांगुंग जिंग ने सभी को देखा और आखिरकार शौर्य पर रुक गई। ज्यादातर लोग शायद पिटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा कौन है जिसका पहला अनुभव नहीं होता? लूजी। शौर्य नांगुंग जिंग के सांत्वना देने के तरीके से अवाक रह गया। कम से कम नए छात्रों को अधिक घबराहट महसूस हुई।
कम से कम वर्तमान चरण में शैक्षणिक दल खरगोशों की तरह था और व्यवहारिक दल भेड़ियों की तरह था। नांगोंग जिंग को उनकी प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उन्हें युद्ध के मैदान में लाने के लिए आई थी, उनकी नानी बनने के लिए नहीं। ठीक है, चलो हम नंबर 1 ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाएंगे। अध्याय 132 कौशल का यही स्तर। नंबर 1 प्रशिक्षण मैदान छात्रावासों के बहुत करीब नहीं था। गंतव्य पर पहुंचने से पहले छात्र लगभग 1 घंटे तक ऑटो पायलट जहाज पर बैठे रहे। ये जगह किसी व्यायामशाला जैसी लग रही थी। समूह बड़े दरवाजों को पार करके कुछ 100 मीटर लंबे और चौड़े मंच पर पहुंचा, जिसकी छत खुली थी। आसपास की जगह कुर्सियों से भरी हुई थी। नांगोंग जिंग, लुओ बिंकिंग ने इन कुछ 100 कुलीन वर्ग के छात्रों को अंदर ले लिया और फिर उच्च मंच पर चले गए। वहां काफी संख्या में ऐसे लोग बैठे थे जिनके पास ऊंचे सैन्य बैज थे। यह एक वार्षिक अभ्यास था। जिन लोगों के पास मिशन नहीं होता था वे आमतौर पर आते थे। ये युवा पीढ़ी की लड़ाई थी। उन्होंने इस शो को देखने के लिए पहले से ही अपने स्नैक्स खरीद लिए थे। शौर्य ने पाया कि ये लोग आपस में चर्चा करने लगे। इस बीच मंच के दूसरी तरफ कुछ 100 युवा लोग थे। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। हालांकि उन्होंने साधारण कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने अपनी सैन्य पोशाक पहनी हुई थी और बहुत अच्छे लग रहे थे। इन युवाओं ने उनकी ओर घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। लिनलिंग ने उनकी ओर देखा और शौर्य से कहा, वे प्रोडिजी बैरक के प्रोडिजी हैं। लिनलिंग के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी जब उसने विपरीत दिशा में लोगों को देखा। 1 महीने पहले प्रोडिजी बैरक ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आखिरकार वह शौर्य की आधी जिंदगी की कर्जदार थी। ये म्यू ने कहा, उफ़, उन लोगों की आंखें वाकई परेशान करने वाली हैं। एक उच्च वर्ष के छात्र ने ये म्यू की बात सुनकर उसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है न? बाद में जाकर उनसे मारपीट करना। हर कोई वार्षिक लड़ाई से अभ्यस्त था। इस समय प्रोडिजी बैरक से एक आवाज़ सुनाई दी जो तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। यो, खरगोश दूसरी तरफ आ गए हैं। हम बाद में तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे, चिंता मत करो। तभी हंसी फूट पड़ी। ओह नहीं, दूसरी तरफ के खरगोश कमीने। अगर मैं इस साल तुम्हें रोने की हद तक नहीं हरा पाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। याद रखना, मेरा नाम काका है। प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, खास तौर पर दूसरे साल के छात्रों की। पिछले साल शायद उन्हें बहुत पीटा गया होगा। शौर्य को इस मुंह की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लड़ना पसंद करता था। शीर्ष पर बैठा एक गंभीर दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति भी काले और लाल किनारों वाली सैन्य पोशाक पहने हुए था। उसके बैज पर एक सुनहरी तलवार और एक सितारा बना हुआ था। वह एक मेजर जनरल था। इस बेस के सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल बेरी थे। नांगोंग जिंग और लुओ बिंकिंग जैसे मानद मेजर जनरलों के विपरीत वह बेस के कमांडिंग ऑफिसर थे। नांगोंग जिंग और लुओ बिंकिंग बेरी के बाईं ओर बैठे थे। एक और युवक और युवती बेरी के दाईं ओर बैठे थे। उन्होंने भी मेजर जनरल बैज वाली सैन्य पोशाक पहनी हुई थी। इन पांचों के पीछे 10 से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे थे। वे सभी ब्रिगेडियर जनरल थे। बेरी ने बहस कर रहे युवाओं को देखा और मुस्कुराया। वे बिल्कुल आप जैसे ही हैं, पुराने दिनों के लोग, बहुत जिंदा दिल। बेरी के शब्दों से नांगोंग जिंग और सैन्य वर्दी पहने युवक काफी शर्मिंदा हो गए। उन दिनों दोनों और भी अधिक बातूनी हुआ करते थे। उन्होंने काफी परेशानी खड़ी कर दी। खूबसूरत मिलिट्री सूट पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए नांगोंग जिंग को गर्व से देखा। नांगोंग, इस बार शायद तुम हार जाओगे। मेरी टीम में एक बहुत अच्छा छोटा लड़का है। इस बार कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नांगोंग जिंग कुर्सी पर लेट गया और एक बोतल निकाली और हंसने से पहले पी गया। लिनकुंग, तुमने मुझे कभी किसी लड़ाई में नहीं हराया। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा सैनिक कभी भी मेरे छात्र का मुकाबला नहीं कर सकता? लिनकुंग ने यह सुना और उसका मुंह हैंट गया। नांगोंग जिंग 1 साल छोटा था और उस समय अकादमिक पार्टी का हिस्सा था। वह तब व्यवहारिक पार्टी का हिस्सा था। उस समय दोनों ही पार्टियों में सबसे मजबूत थे, लेकिन हर अभ्यास में वह नांगोंग जिंग से हार गया। उसे बहुत गुस्सा आया। नांगोंग जिंग की बातों ने उसे और भी परेशान कर दिया। उसने कहा, अकेले लिंग के साथ? वह बहुत कमज़ोर है। मैंने उसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने तुम्हें चुना। जब लिनकुंग ने यह बात कही तो उसका दिल धड़क उठा। जब वह युद्ध के मैदान में आना चाहती थी तो वह बहुत आज्ञाकारी थी, लेकिन अंततः वह इस शराबी के पीछे चली गई। उनकी अपनी छोटी बहन उनके साथ नहीं गई और इसके बजाय फेडरल यूनिवर्सिटी में चली गई। फिर भी उसने उसे दबाने के लिए अपने परदादा का इस्तेमाल किया। वह शायद एक नकली बहन थी, है ना? नांगोंग जिंग हंसे, तुम्हें पता चल जाएगा। नांगोंग जिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर लिनकुंग उलझन में पड़ गया, लेकिन चूंकि उसने कुछ और नहीं कहा, इसलिए वह केवल भावशून्य लुओ बिंकिंग को देख सकता था। बूढ़े लुओ, क्या नांगोंग सही है? लुओ बिंकिंग की आंखें चमक उठीं और उसने ब्लेड राक्षसों के गठन के बारे में सोचा।
उसका मुंह हेंट गया और उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुम देखोगे। ये देखकर लिन कुंग और भी उलझन में पड़ गया। क्या वाकई पहले सालों में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति था? यहाँ तक कि वर्दी में सुनहरे बालों वाली सुंदर दिखने वाली लड़की भी उत्सुकता से अभिजात वर्ग की ओर देख रही थी। इस समय बैरी मुस्कुराया। अब समय हो गया है, मैं पहले बोलूंगा। वह उठकर बोला, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें इस प्रवेश परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताऊंगा। बैरी की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक पहुंच गई। अधेड़ उम्र के आदमी को देखते ही सब शांत हो गए। फिर बैरी ने मिशन वितरण और अन्य चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया। 1 घंटे या उससे ज़्यादा समय बाद बैरी ने कहा, बस इतना ही। अब मैं ड्रिल के बारे में बात करूंगा। इस अभ्यास का उद्देश्य नए छात्रों की शक्ति को समझना और पुराने छात्रों के सुधार को समझना है। पुराने छात्रों ने जीआर सिस्टम में अपनी प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए हमें आपके लिए उपयुक्त मिशन की व्यवस्था करने के लिए आपकी युद्ध शक्ति जानने की आवश्यकता है। इस बार ड्रिल का लक्ष्य प्रोडिजी बैरक के प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करना है। यह एक निःशुल्क चुनौती है। संघीय विश्वविद्यालय के छात्रों को एक बार मंच पर जाना होगा। प्रत्येक लड़ाई 3 मिनट तक चलेगी। आपको घातक या दुर्बल करने वाली चोटें पहुंचानी होंगी। अगर आपको चोटें लगती हैं तो हमारे पास सबसे अच्छे चिकित्सा उपकरण हैं, इसलिए चिंता न करें। बस इतना ही, अच्छा करो। संघीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की। हाँ सर। युद्ध शक्ति प्रवेश परीक्षा का एक हिस्सा थी। ये निर्धारित करती थी कि विश्वविद्यालय में वापस आने के बाद आपको क्या विशेष उपचार मिलेगा। लिन कुंग खड़ा हुआ। वह स्टैंड से गायब हो गया और मंच पर प्रकट हुआ। लिनलिंग पर रुकने से पहले उसने फेडरल यूनिवर्सिटी पर नजर डाली। हालांकि लिनलिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जिससे उसका दिल और भी दुख गया। उन्होंने दूसरी ओर देखा और कहा, ठीक है, अभ्यास चौथे वर्ष से शुरू होकर छात्र संख्या के आधार पर शुरू होगा। बाकी लोग अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। जैसे ही लिन कुंग ने यह कहा, प्रैक्टिकल पार्टी के छात्र एक साथ बैठ गए। फिर शौर्य और अन्य लोग बैठ गए। केवल एक परिपक्व वरिष्ठ सहपाठी खड़ा था। फिर वह लात मारता हुआ मंच पर कूद गया। वरिष्ठ सहपाठी ने प्रैक्टिकल पार्टी के प्रतिभाशाली छात्रों को शांति से देखा और कहा, लियांग ज़ोंगगुआंग, एपर्चर ओपनिंग स्टेट प्राइमरी स्टेज। कौन आएगा? एपर्चर खुलने की स्थिति। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। इतना मजबूत। एपर्चर खुलने की स्थिति तेलुन प्रणाली में सबसे मजबूत थी। लिनलिंग की आंखें चमक उठीं। उसने शौर्य के आश्चर्य को देखा और मुस्कुराए। चौथे साल के ज़्यादातर सीनियर सहपाठी एपर्चर ओपनिंग अवस्था में हैं। वे इतने मजबूत क्यों हैं? शौर्य ने आश्चर्य से पूछा। लिनलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के साधारण छात्र भी कम से कम किसी ग्रह या यहाँ तक कि किसी सौरमंडल के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुलीन वर्ग हैं। नश्वर विकास अवस्था से ग्रह अवस्था तक पहुँचना सबसे कठिन काम है। शौर्य को लगा कि वह सही थी। उनकी तरह ही उन्होंने मार्शल योद्धा अवस्था से कोर मार्शल स्टेट शक्ति तक पहुँचने के लिए 2 महीने का उपयोग किया। इस तरह से वह और अधिक बेतुका लग रहा था। तो क्या वह इतना शक्तिशाली था? इसी समय एक सुंदर, साफ सुथरा दिखने वाला आदमी व्यवहारिक पार्टी से उठकर मंच की ओर चला आया। वह आदमी खून की प्यास से मुस्कुराया। यूबो, एपर्चर ओपनिंग स्टेट प्राइमरी स्टेज, हे, मैं तुम्हें पीटने आया हूँ। लियांग ज़ोंगगुआंग ने भौहें उठाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कितना घमंडी। लिन कुंग मुस्कुराया। शुरू करो। फिर वह मंच से चले गए। लियांग ज़ोंगगुआंग की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर पर पीली रोशनी की किरणें चमक उठीं। इस शरीर पर पीले रंग का कवच लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी ईश्वरीय कला है। यूबो ने अपने होंठ चाटे और कुछ नहीं किया, लेकिन लियांग ज़ोंगगुआंग ने जमीन पर पैर रख दिया। गड़गड़ाहट। एक विस्फोट हुआ और उसका शरीर पीली रोशनी में गायब हो गया। उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु की जमीन सुरक्षित थी, लेकिन खून की बूंदें रह गईं। येम्यू और अन्य लोगों ने आंखें फाड़कर पूछा, इस व्यक्ति ने क्या किया? लगता है ये तार हैं। लिनलिंग की आंखों में चमक आ गई। यूबो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वह सिर्फ रेखाओं का एक हल्का सा निशान ही देख पा रही थी। शौर्य ने सिर हिलाया। वे वास्तव में तार हैं। अरे बाप रे, क्या यह आप हैं, स्पाइडी मैन? वह देख सकता था कि यूबो की उंगलियों से पारदर्शी डंक अत्यधिक गति से लियांग ज़ोंगगुआंग की ओर निकल रहे थे। शायद लियांग ज़ोंगगुआंग बहुत गंभीर नहीं था और उसने तभी प्रतिक्रिया की जब तार उसके पास थे। इस प्रकार वह घायल हो गया। शौर्य को आश्चर्य हुआ कि क्या ये जहरीला था। इस बीच लियांग ज़ोंगगुआंग ने अपने चेहरे पर खून महसूस किया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। ये देव कलाएं दुर्लभ थीं। वे कपटी और खतरनाक थीं। वह अक्सर अंक अर्जित करने के लिए मिशन करता था और इस प्रकार वह नए छात्रों की तरह नौसिखिया नहीं था। यही कारण है कि नए छात्रों की पिटाई की संभावना अधिक थी, लेकिन पुराने छात्र बेहतर स्थिति में थे। लियांग ज़ोंगगुआंग फिर से आसानी से इसके झांसे में नहीं आने वाला था।
दर्शकों में भी जयकारे गूंजे। सैनिकों के लिए वे इस बात से खुश थे कि उनके प्रतिभाशाली खिलाड़ी जीत पाए। यूबो ने लियांग ज़ोंगगुआन के चेहरे पर घाव को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या कौशल का स्तर इतना ही है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लियांग ज़ोंगगुआन से पीली आत्मा की रोशनी निकली। एक लंबा भाला दिखाई दिया। भाले की नोक यूबो की ओर इशारा करती हुई निकली। यूबो की आंखें ठंडी हो गईं। जानलेवा ची बाहर निकल आए। ये युद्ध के मैदान में कई एलियंस को मारने का संकेत था। उसने अपने हाथ खोले और अपनी 10 लंबी उंगलियां नचाईं। दोनों में इस तरह टकराव हुआ। भाले की किरण हवा में वार करती हुई अदृश्य रेखाओं ने हवा को चीर कर तीखी चीखें निकालीं। उनके शरीर मंच से गायब हो गए। उच्च स्तरीय आत्मा मार्शल अवस्था और यहाँ तक कि निम्न स्तर की गूढ़ मार्शल अवस्था भी उनकी हरकतों के साथ तालमेल नहीं रख सकी। ये म्यू और अन्य लोग लगभग अंधे हो गए थे। लिनलिंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके सफ़ेद माथे से पसीना टपक रहा था। केवल शौर्य ही उनकी गतिविधियों को आसानी से देख सकता था। ये म्यू और अन्य लोगों ने लिनलिंग और शौर्य को प्रशंसा से देखा। अध्याय 133। क्या इस बच्चे में कुछ खास बात है? 3 मिनट जल्दी ही बीत गए। लिनकून ने अपना हाथ खोला और खून की आत्मा की शक्ति बाहर निकल आई। जो 2 लोग लड़ रहे थे उन्हें एक दूसरे से दूर खींच लिया गया। दोनों को चोटें लगी थीं। यूबो के होठों के कोने पर खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। दूसरी ओर लियांग ज़ोंगगुआन की हालत और भी खराब थी। उसका पूरा शरीर तारों से कटने के कारण घने घावों से ढका हुआ था। कुछ घाव उथले थे, लेकिन कुछ हड्डियों तक गहरे दिखाई दे रहे थे। यदि वर्तमान आकाशगंगा युग में चिकित्सा कौशल में पर्याप्त प्रगति न होती और मार्शल कलाकारों के पास पर्याप्त मात्रा में जीवन शक्ति न होती, तो वे संभवतः अपनी चोटों के कारण मर जाते। हालांकि यह कहना कठिन है कि अंत में कौन जीता, लेकिन अब तक स्पष्ट रूप से यूबो का पलड़ा भारी था। यूबो एक पल के लिए रुका और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम पहले से ही सीनियर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई ताकत है। ये बहुत शर्म की बात है। हाँ। उसके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे। लियांग ज़ोंगगुआन की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन वह केवल अपने दांत पीसकर चुप रहा। वह कमज़ोर था, इसलिए कुछ बोल नहीं सका। फिर लिनकून मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले इलाज करवाओ। व्यवहारिक पार्टी की जीत से लिनकून काफ़ी खुश हुआ। उन दोनों के चले जाने के बाद चौथे वर्ष का दूसरा छात्र भी मैदान में चला गया। उसके बाद उसका प्रतिद्वंद्वी भी वहां आ गया। संघीय विश्वविद्यालय के कुलीन वर्ग में प्रत्येक कक्षा के लिए केवल एक कक्षा थी। एक कक्षा में लगभग 50 छात्र थे। चौथे वर्ष में कई छात्र मिशन करते थे, इसलिए वरिष्ठ वर्ष में केवल 20 या इतने ही छात्र आते थे। इन लोगों को परीक्षण पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगा। इस दौरान दोनों पक्षों को जीत और हार मिली। चौथे वर्ष के छात्रों के संबंध में युद्ध के अनुभव में अंतर मौजूद था, हालांकि यह अंतर सीमित था। आखिरकार जब तक वे विशेष युद्ध कौशल वाले खिलाड़ी नहीं थे, तब तक ऊपरी सीमा तो थी ही, और अंतर केवल कम होता जाएगा। शौर्य, जो लड़ाई देख रहा था, उसे यह काफ़ी मनोरंजक लगी। वह हमेशा पॉकेट हंटिंग आयाम में जानवरों से लड़ता रहा था। उसे इंसानों से लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। अब जब उसने 20 से ज़्यादा लड़ाइयाँ देखीं, तो उसका अनुभव बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चुपके से एक हल्के बैंगनी रंग के गोले का भी इस्तेमाल किया। वह लिनलिंग के साथ युद्ध की कुछ बारीकियों पर भी चर्चा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शौर्य ही सब कुछ समझाता रहा और लिनलिंग सुनता रहा। यद्यपि ये म्यू और अन्य लोग अंधे हो गए थे, फिर भी शौर्य की बातचीत ने उनकी आंखें खोल दीं। यह उनके लिए बहुत उपयोगी था। उन्होंने शौर्य को ऐसे देखा जैसे वह कोई दुर्लभ जानवर हो। इस तरह की प्रगति भयावह थी। कैसी भयानक अंतर्दृष्टि थी उसकी। हर कोई हैरान था। शौर्य ने इसे छिपाया नहीं। उसने लिनलिंग के साथ सामान्य चर्चा की, लेकिन इससे दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों ने उन पर अजीब नज़रें डालीं। ये छोटा जूनियर सहपाठी काफ़ी महत्वपूर्ण था। चौथे वर्ष के छात्रों की अंतिम लड़ाई समाप्त हो गई। इसके बाद 20 मिनट का विश्राम दिया गया। शौर्य ने अपनी पीठ तान दी और मुस्कुराया। इससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। शौर्य ने पाया कि अपने प्रतिभाशाली वरिष्ठ स्कूली साथियों को लड़ते देखने के बाद उनका युद्ध अनुभव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि उसने कई लड़ाइयाँ जीतीं, लेकिन अगर उसका सामना किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुआ जो उसके स्तर का था, तो क्या होगा? कभी कभी जानवरों से लड़ने का तरीका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। आज मैं फिर से बड़ा हो गया हूँ। आज मैं फिर से मजबूत हो गया हूँ। शौर्य बहुत संतुष्ट था। इस समय बगल में बैठे एक सुंदर आदमी ने शौर्य से कहा, जूनियर स्कूलमेट, मैं बेनियाओ किंगकोन हूँ, तीसरे वर्ष का छात्र। धन्यवाद। आपने अभी जो कहा, उससे मुझे बाद में और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। आपका नाम क्या है? अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताएं। और मैं लुडविगा हूँ, दूसरे साल का छात्र। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढो। और मुझे उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
यद्यपि इस जूनियर सहपाठी का स्पष्टीकरण उन पर लक्षित नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। उनकी बातें सुनने के बाद शौर्य ने गर्मजोशी और खुली मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शौर्य हूँ, अगर मुझे वास्तव में मदद की ज़रूरत है तो मैं बहुत विनम्र नहीं रहूँगा। शौर्य के रूममेट्स ने ये देखा और कहा, ओह बकवास, तो क्या केवल वे ही नहीं थे जिन्होंने इससे कुछ सीखा? क्या इन वरिष्ठ सहपाठियों ने भी इससे कुछ सीखा? जब वे सभी नए छात्र थे तो ये लड़का इतना उत्कृष्ट क्यों था? यहाँ तक कि लिनलिंग के रूममेट्स भी शौर्य को चमकती आंखों से देखते थे जैसे कि वह बहुत अच्छा था। एक खूबसूरत सीनियर सहपाठी ने शौर्य को देखा और मुस्कुराया, वैसे जूनियर सहपाठी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यह क्या है? सीनियर सहपाठी की आंखों में खतरनाक किरणें चमक उठीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? शौर्य, अरे यार, क्या अब लड़कियां इतनी साहसी हो गई हैं? वह अभी भी बच्चा था। लिनलिंग ने अपने वरिष्ठ सहपाठी को अजीब नज़रों से देखा। येम्यू का शरीर अकड़ गया। उसने अविश्वास से इस खूबसूरत सीनियर सहपाठी को देखा। उसे उसमें रुचि क्यों नहीं थी? उसका लक्ष्य एक कामुक युवा ड्यूक बनना था। आओ उसे खोजो। क्या शौर्य एक चुंबक था? सारी लड़कियां उसके पास क्यों गईं? शौर्य ने एक विनम्र मुस्कान दिखाते हुए जवाब दिया, माफ़ करना सीनियर सहपाठी, मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर सीनियर सहपाठी की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। फिर वह मुस्कुराए, क्या ऐसा है? ठीक है। सभी ने शौर्य को धन्यवाद देने के बाद अपने संपर्क विवरण छोड़ते हुए कहा कि यदि शौर्य को मदद की आवश्यकता हो तो वह उनके पास आ सकता है। शौर्य ने इसे ले लिया। वह एक नौसिखिया था, कौन जानता है कि वह इसका उपयोग कब कर पाएगा। सीनियर सहपाठियों के चले जाने के बाद येम्यू ने ईर्ष्या से शौर्य की कमर पर हाथ मारा। शौर्य, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। वह बहुत सुंदर थी, तुमने वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया था। शौर्य ने अपनी आंखें घुमाईं। वहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां थीं, वह उन सब के साथ कैसे व्यवहार कर सकता था? यहाँ तक कि लिनलिंग के रूम में भी येम्यू को घृणा से देख रहे थे जैसे कि वह कोई कूड़ा हो। लिनलिंग ने शौर्य के कंधे को थपथपाया। शौर्य, वास्तव में तुम्हें कोई पसंद है? वह कौन है? शौर्य दंग रह गया। फिर उसने लिनलिंग को मुस्कराते हुए देखा। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। वह स्वयं भी नहीं जानता था। पफट। जल्द ही अभ्यास एक बार फिर शुरू हो गया। इस बार ये तीसरे वर्ष के छात्र थे। उनकी साधना का स्तर आमतौर पर मुख्य मार्शल अवस्था मध्य या उच्च स्तर पर था। केवल कुछ असाधारण लोग ही छिद्र खोलने की अवस्था तक पहुंच पाए। यहाँ तक कि येम्यू और अन्य लोग भी इनमें से अधिकांश लड़ाइयों को देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। शौर्य के स्पष्टीकरण को सुनने और फिर तीसरे वर्ष की लड़ाई देखने के बाद लिनलिंग को लगा कि उसकी युद्ध शक्ति फिर से बढ़ सकती है। आखिरकार उसकी देवकला उन देवकलाओं में से एक थी जो युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त थी। शौर्य ने जो कुछ भी सीखा था उसे जांचने और कमजोरियों को खोजने के लिए एक और धुंधले बैंगनी रंग के गोले का इस्तेमाल किया। लगभग 30 लड़ाइयों के बाद शौर्य ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। अब उनके लिए उनकी लड़ाइयाँ सिर्फ एक साधारण बात रह गई थीं। उसने देखा कि लिनलिंग चिंतन में डूबी हुई थी। वह शायद उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह मुस्कुराए और फिर से समझाने लगे। उसके रूममेट्स, लिनलिंग के रूममेट्स और दूसरे वर्ष के अन्य सीनियर स्कूलमेट्स ने भी सुनना शुरू कर दिया। तीसरे वर्ष में करीब 50 वरिष्ठ स्कूली साथी थे। इसे पूरा करने में 2 घंटे और लगे। तीसरे वर्ष में जीत और हार दोनों हुई, लेकिन अधिकतर हार ही थी। जिन वरिष्ठ स्कूली साथियों ने शौर्य को सुना, उन सभी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अक्सर कुछ आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। इससे उच्च स्तर के लोगों और व्यवहारिक पार्टी के प्रतिभाशाली लोगों को झटका लगा। फिर दूसरे वर्ष के छात्रों की ड्रिल थी। इस बार और भी अधिक लोग हार गए। ये देखकर व्यवहारिक पार्टी ने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नरमी से पेश आओ। उन्हें इतना मत मारो कि वे रोने लगें। वे बहुत प्यारे हैं। उनके वास्तविक जीवन के युद्ध अनुभव में बहुत अंतर था। बहुत कम लोग थे जो जीत पाते थे। हालांकि लंबी तलवार चलाने वाली दूसरे साल की लड़की आसानी से जीत गई। उसकी ईश्वरीय कला गति से संबंधित लग रही थी। शौर्य को सुनने के बाद उसकी प्रगति बहुत बड़ी लग रही थी। उसने स्टेज पर शौर्य को आंख मारी। इससे सभी लोग शौर्य की तरफ देखने लगे। शौर्य को बहुत अजीब लगा। लिनलिंग ने फिर से उसका कंधा थपथपाया, जिससे उसे और भी असहज महसूस हुआ। अब प्रथम वर्ष के छात्रों की बारी थी। उनका युद्ध अनुभव और मानसिक स्थिति सबसे खराब थी। नए छात्रों की डरपोकता को महसूस करते हुए प्रैक्टिकल पार्टी ने तुरंत अपने नुकीले दांत दिखाए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, आपके वरिष्ठ सहपाठी कम से कम लड़ाई तो कर सकते थे। आप बहुत कमज़ोर हैं। दूसरी तरफ के भाइयों, क्या मैं एक हाथ का ही उपयोग करूं? क्या हम 2 बनाम 1 करेंगे? अरे, ऐसा मत करो। तुम उनका अपमान कर रहे हो। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें पहले 10 बार हमला करने दूंगा, एक बार भी नहीं। अगर वह सुंदर महिला है तो मैं नम्रता से पेश आऊंगा।
लिंकून ने स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, चलो छात्र संख्या नंबर 1 के आधार पर शुरू करते हैं। लिंकून बहुत दुखी महसूस कर रहा था। उसकी छोटी बहन एक लड़के के साथ खुशी से चैट कर रही थी। यह क्या था? उसने कुछ बार देखा, पर उसे समझ में नहीं आया कि उस बच्चे में क्या खास बात है। वह उस बच्चे को पीटना चाहता था। अध्याय 134, समय से पीछे छूट जाने का एहसास। अनुवादक ड्रैगन बोट, अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। नंबर 1 एक लंबा, सुंदर दिखने वाला युवक था। वह खड़ा हुआ और मंच पर सरक गया। प्रथम वर्ष, जी जेंगटियन, गोल्ड मार्शल स्टेट लेवल 4, कृपया मुझे समझाएं। बोलते समय उसने व्यवहारिक पार्टी की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ गर्व था। वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी था। गोल्ड मार्शल राज्य स्तर 4। व्यवहारिक समूह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सबसे आगे बैठे कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वे आगे नहीं बोलना चाहते थे। मेरी तरफ मत देखो, मुझे ऐसे छोटे खरगोशों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तभी एक मोटा आदमी मुस्कुराया। अगर तुम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। वह भारी कदमों से मंच पर चढ़े और बोले, विलियम, गोल्ड मार्शल राज्य स्तर 3। गोल्ड मार्शल राज्य स्तर 3 बनाम गोल्ड मार्शल राज्य स्तर 4। फेडरल यूनिवर्सिटी के कई नए छात्रों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दूसरा पक्ष उन पर नजर रख रहा था, है ना? कम से कम पिछले वर्षों में प्रतिद्वंद्वी समान स्तर के थे। लिंकून बिना कुछ कहे मंद मंद मुस्कुराया। शुरू करो। जी जेंगटियन ने लंबी तलवार का इस्तेमाल किया जबकि विलियम ने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। दोनों के पास देव कलाएं थीं। हालांकि विलियम का साधना स्तर जी जेंगटियन से कम था, लेकिन लड़ाई वास्तव में बराबर थी। नए छात्र भी अविश्वास में चौंक गए, लेकिन पुराने छात्रों ने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। वे पहले ही इस स्थिति से गुजर चुके थे। सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन अंतर यह था कि व्यवहारिक समूह में घनी मारकची थी। उनके हमले नए छात्रों की तुलना में अधिक हिंसक थे। इसके अलावा वे हर समय युद्ध लड़ते रहते थे। उनका युद्ध अनुभव कई स्तरों से बेहतर था। जी जेंगटियन का चेहरा खराब दिख रहा था। वह अपनी शक्ति जारी रखता रहा, लेकिन वह विलियम के खिलाफ प्रभावी हमला नहीं कर सका। उसके हमले स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वह एक अच्छा अवसर नहीं पा सका। इसके बजाय वह विलियम की लड़ाकू भावना से हैरान था। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह अपमानजनक था। हालांकि अब उच्च अधिकारी थोड़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। उच्चतर वर्ष के विद्यार्थियों की तुलना में ये नए विद्यार्थी, जो अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुए थे, सबसे अधिक दिलचस्प थे। जी जेंगटियन और विलियम के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए बैरी ने थोड़ा मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नए छात्र का ऐसा स्तर हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी लड़ाइयों से गुजरा है। इसका मतलब वास्तविक जीवन की लड़ाई थी, न कि आभासी वास्तविकता की लड़ाई। दूसरी ओर नांगोंग जिंग शराब पीती रही। उसने स्टेज पर नज़र डाली और दिलचस्पी खो दी। बस इतना ही। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी दिलचस्प नहीं। लुओ बिंकिंग बिना कुछ कहे ठंडे मन से देखता रहा। सुनहरे बालों वाली दूसरी महिला मुस्कुराई। नांगोंग, तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मुझे लगता है कि यह इतना भी बुरा नहीं है। नांगोंग जिंग ने आलस से हाथ आगे बढ़ाया। सामान्य स्तर, मैंने यह नहीं कहा कि यह बुरा था। शौर्य और अन्य लोग चुपचाप देखते रहे। लिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उस जी जेंगटियन का साधना स्तर स्पष्ट रूप से विलियम से अधिक है, लेकिन उसकी मानसिकता और युद्ध पर नियंत्रण विलियम की तुलना में बहुत कमजोर है। उसके पास ज्यादा व्यावहारिक अनुभव नहीं है। इयान ने सिर हिलाया और शर्म से शौर्य की ओर देखा। शौर्य ने जो कहा वह वाकई मददगार था। जेवियर ने अपना सिर खुजलाया। मुझे लगता है कि मैं जी जेंगटियन से बेहतर कर सकता हूँ। यहाँ तक कि लिनलिंग के रूममेट्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने चमकती आंखों से शौर्य को देखा। ये लड़का बहुत अच्छा था। शौर्य का मुंह हैंग गया। मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा। लिनलिंग ने शौर्य के हाथ थपथपाए और विपक्ष की ओर इशारा किया। वे गलत नहीं हैं, लेकिन जे, क्या तुम उस मरे हुए चेहरे वाले आदमी को देख रहे हो? शौर्य ने उस दिशा में देखा और एक ठंडे चेहरे वाले सुंदर युवक को देखा। उसने सिर हिलाया। क्या हुआ? उस लड़के का नाम फ्रांसिस है। वह प्रोडिजी बैरक का नया भर्ती है। वह 15 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था और अब वह 18 साल का है। उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही कोर मार्शल स्टेट है। उसने अनगिनत ब्लेड राक्षसों को मार डाला था। हालांकि उसका साधना स्तर केवल गोर मार्शल स्टेट स्तर 5 है। उसे प्रथम लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। शौर्य ने लिनलिंग को अजीब नज़रों से देखा। तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे पता? येम्यू और अन्य लोगों ने इस आदमी का उल्लेख किया, लेकिन वे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। लिनलिंग मुस्कुराया। मैं 1 महीने तक युद्ध के मैदान में रहा, है न? जब मैंने अपने भाई को देखा तो मैंने उसे वहां देखा। वह वास्तव में परेशान करने वाला है।
उस व्यक्ति ने उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने कहा, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। क्या बकवास है, आपका भाई। लिनलिंग ने लिनकून की ओर इशारा किया, वह आदमी। शौर्य ने पलटकर देखा और सुंदर, भयंकर दिखने वाले लिनकून को देखा। वह व्यक्ति आपका भाई है। वह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा है। शौर्य को तो ये भी लगा कि वह नांगोंग जिंग से ज्यादा दूर नहीं है। लिनलिंग का भाई इतना मजबूत था। लिनलिंग मुस्कुराया, हाँ, मेरा भाई भी एक युवा ड्यूक है। उसे क्रेजी स्वॉर्ड यंग ड्यूक कहा जाता है। उसके पास एक प्राकृतिक तलवार आत्मा और रक्तपिपासु देवकला है। उसकी शक्ति बहन जिंग के बराबर है। वह सेना में सेवा कर रहा है। इसके अलावा वह प्रोडिजी बैरक के प्रशिक्षकों में से एक है। लूजी, अरे बाप रे, वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। अन्य लोगों ने लिनलिंग को आश्चर्य से देखा। आप पागल तलवार युवा ड्यूक की बहन हैं। सबकी नज़रें मिलाते हुए लिनलिंग थोड़ा दुखी हुआ। तो क्या हुआ अगर वह एक युवा ड्यूक है? मैं हूँ, वह खुद है। उसे यह बात नापसंद थी जब लोग कहते थे कि वह पागल तलवार वाले युवा ड्यूक की बहन है। मानो लिनलिंग और शौर्य की नज़र को महसूस करते हुए लिनकून ने देखा। जब शौर्य ने लिनकून की आंखें देखी तो उसे किसी कारण से ठंड महसूस हुई। वह अवाक रह गया। क्या तुम्हारे भाई को मुझसे कोई परेशानी है? लिनकून ने उसे उसी तरह देखा जैसे शराबी नांगोंग जिंग देखता है। इसमें किसी को पीटने की इच्छा दर्शाई गई थी। वह एक अच्छा बच्चा था, वह किसी से झगड़ता नहीं था। लिनलिंग ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। अरे वैसे, मेरे भाई ने मुझे प्रोडिजी बैरक में जाने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया और मेरा कारण ये था कि मैंने खुद को बेच दिया था। शौर्य, वह उसे फंसा रही थी। लिनलिंग, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। मुझे क्यों फंसाया? लिनलिंग और भी ज्यादा मुस्कुराया और बोला, मैं मजाक कर रहा था। मेरे भाई ने मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं सिस्टर जिंग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। शायद उसे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। शौर्य ने चुपचाप लिनलिंग की ओर देखा और राहत महसूस की। अब वह इन युवा ड्यूकों से सबसे अधिक डरने लगा था। वह शराबी उसके पीछे पड़ा था और कियुए हेशा को उससे कुछ शिकायत हो सकती है अगर वह किसी दूसरे पागल तलवारबाज युवा ड्यूक से पंगा ले लेता। अरे बाप रे, एक नौसिखिया के रूप में वह एक ही बार में 3 युवा ड्यूकों को उकसाने में कामयाब रहे। शौर्य को लगा कि उसका दिमाग हिल रहा है। इस समय युद्ध समाप्त हो गया। जी झेंगटियन का चेहरा खराब था। उसका साधना स्तर ऊंचा था, लेकिन फिर भी वह विलियम को नहीं हरा सका। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। विलियम मुस्कुराया, हे अपस्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4, आप शायद नए छात्रों में सबसे मजबूत हैं। मेरे वर्ष में मुझसे 6 मजबूत हैं। वे आप जैसे नौसिखियों से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। विलियम के शब्दों से जी जेंगटियन का चेहरा और भी खराब हो गया। उसने नज़र घुमाई और वहां वाकई कुछ युवा लोग थे जिन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नए छात्रों ने भी यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे बहुत कृपालु थे। जी जेंगटियन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। लिनकून मुस्कुराया और बोला, नंबर 2, कुछ नए छात्र तो अपनी मूल शक्ति भी मुक्त नहीं कर सके जब उन पर व्यवहारिक पक्ष के प्रतिभाशाली लोगों की मारकची का आवेश आ गया। उन पर हर तरफ से हमला किया गया। बैरी स्टैंड पर मुस्कुराया, लिनकून को उन्हें नियंत्रित करने दो। नए छात्रों की इच्छा को बाधित मत करो। नांगोंग जिंग ने अपने लंबे बालों को खरोंचते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे इस छोटी सी असफलता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वे कैसे सुधार कर सकते हैं? इसे बदलने से पहले आपको वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लुओ बिंगक्विंग ने सिर हिलाया। नांगोंग जिंग सही है। हर नए छात्र को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, अन्यथा वे सभी सोचते कि वे सबसे मजबूत हैं। नए छात्रों की लड़ाई पुराने छात्रों जितनी तीव्र नहीं थी। अंतर बहुत बड़ा था और नए छात्रों ने अनोखे तरीके से इसका विरोध किया। व्यवहारिक पक्ष के प्रतिभाशाली छात्रों ने उन्हें कुचल दिया। 10 से अधिक लड़ाइयों के बाद 1 दर्जन से अधिक छात्रों के चेहरे सूज गए और नीले पड़ गए। अगला, नंबर 15, लिनकून ने कहा, यह मेरी बारी है। लिनलिंग, जो शौर्य के साथ बातचीत कर रहा था, उठकर मुस्कुराया। जाओ लिनलिंग, तुम बस देखो। लिनलिंग मंच पर प्रकट हुए। चेहरे पर मुस्कान के साथ लिनलिंग ने कहा, लिनलिंग, गोल्ड मार्शल स्टेट लेवल 2, कृपया मुझे समझाइए। बहुत से लोग लिनलिंग को चमकती आंखों से देखते थे। वे उसके बारे में इसलिए जानते थे क्योंकि उसने 1 महीने तक युद्ध के मैदान में अभ्यास किया था और वह लिनकून की छोटी बहन थी। फिर कई लोग फ्रांसिस की ओर देखने लगे। इस लड़के ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसे पहली नज़र में ही लिनलिंग से प्यार हो गया था। हालांकि परिणाम बहुत अच्छा नहीं था। लिनलिंग ने उसे अनदेखा कर दिया। फ्रांसिस ने शांति से कहा, अब वह एक प्रतिद्वंद्वी है, जो भी ऊपर जाना चाहता है वह ऊपर जा सकता है।
इस समय एक प्यारी और सुडौल दिखने वाली लड़की ने अपने होंठ ऊपर उठाए। मैं जाऊंगी। वह मंच पर आए और मुस्कुराए। लिनलिंग, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम छोटे सफ़ेद खरगोशों के बिल में चले गए। लिनलिंग ने चौंक कर लड़की को देखा। लिली, ये तुम हो? फिर लिनलिंग अपनी आंखों में चमक के साथ मुस्कुराए। क्या तुम मुझे हराना चाहते हो और उस व्यक्ति को दिखाना चाहते हो जिसे तुम पसंद करते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? लिली का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिली, गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 2, कृपया मुझे समझाएं। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और वह धुंधली हो गई, जिसका लक्ष्य लिनलिंग को छेदना था। तलवारची ने तलवार को ढक लिया और एक तीखी चीख पैदा करते हुए हवा को चीर दिया। लिनलिंग एक तरफ हट गया। लंबी तलवार उसके बगल से गुजरी। भयानक तलवारची ने हवा में हलचल मचा दी, जिससे लिनलिंग के छोटे बाल इधर उधर उड़ने लगे। स्पष्टतः लिली के पास तलवार से संबंधित देवकला थी। लिली को उम्मीद नहीं थी कि लिनलिंग उसके हमले को इतनी आसानी से चकमा दे सकता है। हालांकि वह चिंतित थी। उसने अपनी कलाई हिलाई और जवाबी हमला करने की योजना बनाई। हालांकि लिनलिंग की तलवार अचानक लिली की बर्फ सफ़ेद गर्दन पर दिखाई दी। आपने खो दिया, लिनलिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। लिली की आंखें उभर आईं। उसका पूरा शरीर विचलित अवस्था में था। उच्च अधिकारियों सहित सभी लोग लिनलिंग को आश्चर्य से देखने लगे। दृश्य शांत था। चकमा और जवाबी हमला बिल्कुल सही समय पर किया गया। असंभव, तुम इतना सुधार कैसे कर सकते हो? लिली अविश्वास में चिल्लाई। लिनलिंग मुस्कुराया, क्योंकि मेरा एक बहुत मजबूत दोस्त है। शौर्य ने जो कहा वह उसे पूरी तरह से पचा नहीं पाए, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के साथ उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। दोस्त, लिली ने अविश्वास का चेहरा दिखाया। इसका आपसे क्या संबंध है? यहाँ तक कि बाकी सभी लोग भी अवाक होकर लिनलिंग को देखने लगे। उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही कोई व्यक्ति मजबूत हो, लेकिन किसी अन्य को सिखाना आसान नहीं था। कोई व्यक्ति तभी शिक्षा दे सकता है जब उसे ज्ञान की गहराई का ज्ञान हो। यहाँ तक कि जरूरी नहीं कि वे भी इस तरह से पढ़ाने में सक्षम हो। लिनलिंग का मतलब था कि यह व्यक्ति एक नया छात्र था। क्या अब युवा लोग इतने डरावने हो गए हैं? उन्हें अचानक महसूस हुआ कि वे समय से पीछे छूट गए हैं। अध्याय 135। मैं मरने वाला हूँ। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। माहौल शांत था। मेजर जनरल बैरी ने नशे में धुत लाल चेहरे वाले नांगोंग जिंग को देखा और मुस्कुराए। नांगोंग, लिनकून की बहन ने जिस दोस्त के बारे में बात की थी, वह तुम्हारा नया छात्र है न? इन शब्दों ने सभी उच्च अधिकारियों को नशे में धुत नांगोंग जिंग की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जब तक उनके पास एक अच्छा फावड़ा था, वे कुछ भी खोद सकते थे। किसी विलक्षण प्रतिभाओं की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि अगर वह विलक्षण बैरक में प्रवेश नहीं करता, तो भी वे उसे सैन्य सेवा के दौरान जियार सेना में खींच सकते थे। डकार, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नांगोंग जिंग ने अपना ड्रिंक पिया और हंस पड़ी। ये देखकर उन्होंने लुओ बिंकिंग की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। ये बर्फ का टुकड़ा तो कुछ बोलता ही नहीं। पूछने का कोई फायदा नहीं था। लिनकून, जो चिंतित था कि उसकी बहन को चोट लग सकती है, उसकी आंखें इस समय उभरी हुई थीं। ओह नहीं, क्या ये सचमुच मेरी बहन है? मेरी बहन इतनी मजबूत नहीं हो सकती। हालांकि वह उसकी प्रतिभा को स्वीकार करता था, वह परदादा के साथ बड़ी हुई थी। उसका व्यक्तित्व बहुत ही अजीब था। जब वह अचानक पागलों की तरह खेती करने लगी, तो ये पहले से ही सभी की उम्मीदों से परे था। हालांकि वह फिर से सुधर गई। लिनकून ने उसकी कही बात पर सोचा और ऐसा लगा कि उसने कुछ नोटिस किया है। उसने मुस्कुराते हुए शौर्य को देखा और भौहें उठाईं। ये बच्चा, वह काफी मूर्ख लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था? लिनकून मुस्कुराया। ठीक है, लिनलिंग विजेता है। नीचे जाओ। लिली ने अपने होंठ काटे और लिनलिंग को घूरने लगी, लेकिन फिर भी वह मुड़ी और मंच से उतर गई। हार तो हार ही थी। प्रतिभाशाली बैरक के प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में उन्हें असफलता का सही तरीके से सामना करना सिखाया गया है। उसने फ्रांसिस की तरफ देखा और पाया कि उसका सारा ध्यान लिनलिंग पर केंद्रित था। उसने अपने होंठ काटे। अगली बार उसे जीतना ही होगा। इस बीच फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लिनलिंग की वापसी पर खुशी मनाई, खास तौर पर नए छात्रों ने। उन्होंने जोरदार जयकारे लगाए क्योंकि पहले उन्हें काफ़ी गालियां दी गई थीं। लिनलिंग शौर्य के बगल में बैठ गया और पूछा, कैसा है? क्या मैं बहुत मजबूत हूँ? लिनलिंग को इतना घमंडी देखकर उसे एल्डरलिन की कही बात याद आ गई। उसे उसके अहंकार को काबू में रखना था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है। लिनलिंग ने यह सुना और उसे डांटना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शौर्य सही था। वह झुंझलाहट में घूम गई। अभ्यास जारी रहा। नए छात्रों का नव उठाया गया मनोबल शीघ्र ही नष्ट हो गया। हर कोई लिनलिन नहीं था। माहौल फिर शांत हो गया। लिनलिंग ने शौर्य की ओर देखा और पूछा, आप कौन से छात्र हैं?
शौर्य ने आह भरी। 50। मैं आखिरी हूँ। वह वास्तव में अपना काम जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि वह आराम कर सके। लिन लिंग हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चले जाओ। दृश्य में सबसे अंत में मुख्य पात्र प्रवेश करता है। फिर ये मुंह और अन्य लोग ऊपर चले गए। उन सभी ने कुछ न कुछ प्रगति की, इसलिए उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इयान बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 2 था और उसकी देवकला दुर्लभ मानसिक देवकला थी। हर बार जब वह हस्तक्षेप करता था तो उसका प्रतिद्वंद्वी एक संक्षिप्त विराम दिखाता था। अंततः उन्होंने कड़ी मेहनत से जीत हासिल की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं सचमुच हार जाती। इयान ने अपने मुंह से थोड़ा खून पोंछा। उसके सुंदर तटस्थ चेहरे पर थोड़ी लाली थी। उसने चमकती आंखों से शौर्य को देखा। शौर्य को ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये लड़का एक लड़की जैसा ही था। शौर्य मुस्कुराया। ये ठीक है। यद्यपि ये म्यू और जेवियर हार गए, लेकिन वे काफी देर तक संघर्ष करते रहे और अंत में लगभग बराबरी पर आ गए। ये म्यू ने अपना घायल चेहरा पकड़ा और कहा, वह लड़की बहुत क्रूर है। मैंने बस उससे उसका कांटेक्ट मांगा था और उसने मेरे चेहरे पर वार कर दिया। सभी लोग अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे। उनकी प्रतिद्वंद्वी एक खूबसूरत युवा लड़की थी। सबसे पहले उन्होंने एक कविता सुनाई और फिर अपना प्यार दिखाया और संपर्कों का आदान प्रदान करने के लिए कहा। इस पर उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसका पीछा किया और उसकी पिटाई कर दी। 50। लिन कून ने स्पष्ट रूप से कहा और शौर्य की ओर देखा। ये लगभग तय था कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले लगभग सभी नए छात्र उसके रिश्तेदार थे। वह रहस्यमय व्यक्ति है। उन्हें पीटना। अगर लड़की है तो नरमी से पेश आना। ये म्यू चिल्लाया। सभी ने शौर्य की जय जयकार की। वे नहीं जानते थे कि शौर्य किस साधना स्तर पर था या उसकी युद्ध शक्ति किस स्तर पर थी, लेकिन ये कम नहीं होनी चाहिए। अन्य व्यावहारिक प्रतिभावान लोगों ने जब ये सुना तो वे अपनी हंसी रोक नहीं सके। उनको पीटना। साथ क्या, मैं ऊपर जा रहा हूँ। उसने जमीन पर थपथपाया, हवा में बदल गया और गायब हो गया। फिर वह जल्दी से मंच पर वापस आ गया। शौर्य, गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 3, कृपया मुझे बताएं। मैं जाऊंगा। अगली पंक्ति में बैठा एक युवक जाना चाहता था। इस समय लिन कून ने कहा, आयला, बैठ जाओ और बिली को जाने दो। उस युवक ने असंतोष और भ्रम से लिन कून को देखा। वह गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 3 था और उसकी युद्ध शक्ति गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 7 तक पहुंच सकती थी। उसे लगा कि वह पर्याप्त था। फिर भी लिन कून बिली को भेजना चाहता था। बिली अपने साल में फ्रांसिस के अलावा सबसे ताकतवर था। वह गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 5 था और उसकी युद्ध शक्ति गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 9 तक पहुंच सकती थी। क्या उन्हें शौर्य को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत थी? वह बस थोड़ा सुंदर लग रहा था। हालांकि आयला ने अपने कमांडर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और केवल बैठ गया। इसी बीच लंबा कद वाला बिली उठ खड़ा हुआ। वह भी सवालों से भरा हुआ था। उस छोटे खरगोश शौर्य ने पहले ही कहा था कि वह गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 3 था। क्या उसे लड़ने की जरूरत थी? केवल साधना स्तर की दृष्टि से वह इस छोटे खरगोश से 2 स्तर ऊपर था। वह मंच पर कूद पड़ा और मंच थोड़ा हिल गया। वह शौर्य की ओर देखकर मुस्कुराया। बिली, गूढ़ मार्शल स्टेट लेवल 5। चिंता मत करो, मैं नम्र रहूंगा। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। कोई जरूरत नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी। यह उसकी प्रवेश परीक्षा से संबंधित था। शौर्य द्वारा बिली को पूरी ताकत लगाने के लिए कहने के बाद घबराई हुई भीड़ और भी घबरा गई। केवल लिन लिंग ने मुस्कुराहट बनाए रखी। ये म्यू और अन्य लोग लिन लिंग को अवाक होकर देखते रहे। जी का प्रतिद्वंद्वी 5वें स्तर का मार्शल स्टेट है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? लिन लिंग मुस्कुराया। जी ने कहा, है न? उसने बिली को पूरी ताकत से जाने को कहा। सब लोग, यह क्या था? बैरी ने शौर्य को देखकर मुस्कुराया। क्या यह नया छात्र थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं है? नांगुंग जिंग मुस्कुराया। उसे इतना आत्मविश्वास क्यों है? वह बहुत घमंडी हो रहा है। मैं बाद में जाकर उसे पीटूंगा। सीनियर्स अवाक रह गए। आपको अपने छात्र के साथ इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है, भले ही वह थोड़ा घमंडी हो। केवल लुओ बिंकिंग का मुंह हैंट गया। बिली की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने बातचीत सुनी। ये छोटा खरगोश उसकी सज्जनता नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लिन कून ने लूजी पर अजीब नजर डाली। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह बच्चा ही रहस्यमय व्यक्ति है, इसलिए उसने शौर्य को कम नहीं आंका। उसने बिली की ओर देखा और कहा, बिली, पूरी ताकत लगाओ। ये सुनकर बिली थोड़ा हैरान हुआ और फिर सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करना। लिन कून हवा में उड़ गया। बिली और शौर्य दसियों मीटर की दूरी पर खड़े थे। दोनों पक्ष चुप थे। बिली ने अपनी मुट्ठियां कस लीं क्योंकि उसकी सारी शक्ति उमड़ पड़ी थी। एक सुनहरी चमक चमक उठी और वह भयानक रूप से मुस्कुराया। मेरी शक्ति देवकला शक्ति को दोगुना कर सकती है। मेरे पास धातु देवकला भी है।
दोनों के संयुक्त होने से मेरे मुक्के की शक्ति गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 9 तक पहुंच जाती है। इस मुक्के से तुम मर सकते हो। शौर्य ने चुपचाप सुना और सिर हिलाया। कुछ प्रोत्साहन के साथ उसने कहा, जाओ तुम। बिली ने उसे याद दिलाया, कितना अच्छा इंसान है। शौर्य को लगा कि उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिली की मुस्कान जम गई। वह शौर्य से फिर से पूछना चाहता था कि क्या वह वाकई चाहता है कि वह पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। लेकिन फिर उसने सोचा, चूंकि प्रशिक्षक लिन कुंग ने ऐसा कहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से शौर्य को बचाएगा। इस प्रकार बिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 9 शक्ति। संघीय विश्वविद्यालय का कोई भी नया छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। सबकी निगाहें मंच पर टिकी थीं। येम्यू और अन्य लोग शौर्य को घबराहट से देखने लगे। यह मुक्का बहुत शक्तिशाली था। अगर वे होते तो मर जाते। मुट्ठी की ताकत हवा को चीरती हुई एक सुनहरे स्तंभ में तब्दील हो गई और शौर्य पर प्रहार करने लगी। शौर्य के बाल हवा में उड़ गए। वह कुछ अवाक रह गया। ऐसा नहीं लग रहा था, जैसा कि बिली ने कहा, मजबूत। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। इसने शौर्य के चारों ओर एक जीवंत हरा पर्दा बना दिया। सुनहरी मुट्ठी ने हरे रंग की बाधा पर जोरदार प्रहार किया और हल्की सी आवाज हुई। यह एक कंकड़ की तरह था जिसे झील में फेंक दिया गया था। वहां हल्की लहर थी और कुछ न था। बिली, संघीय विश्वविद्यालय के छात्र, व्यवहारिक पार्टी के प्रतिभाशाली लोग, उच्च सैन्य अधिकारी, श्रोता, लिन कुंग। दृश्य बहुत ही शांत और अजीब था। शौर्य ने बिली की तरफ देखा, जिसकी मुस्कान गायब हो गई थी, और उसने चौंके हुए दर्शकों की तरफ देखा। उसे अचानक याद आया कि बिली ने क्या कहा था, इस मुक्के से आपकी मौत हो सकती है। शौर्य को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस आदमी ने सद्भावना से उसे याद दिलाया। क्या होगा अगर उसने इस आदमी का आत्मविश्वास तोड़ दिया। शौर्य ने अपनी आंखें झपकाईं और धूल उड़ाते हुए जमीन पर लेट गया। शौर्य को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह चिल्लाया, आह, मैं मरने वाला हूं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। उन्होंने पहले ही स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी। वह कहते थे कि उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है और उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इस पर विजय प्राप्त की है। वह अभी भी 300 राउंड लड़ सकता है। अंत में वह बिली को मामूली बढ़त से हरा देता और लड़ाई जीत लेता। कहानी का अंत। सबने शौर्य की ओर देखा। तुमने मुट्ठी के बल को रोक दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम घायल कैसे हुए? अनुवादक, ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक, ड्रैगन बोट अनुवाद। माहौल बहुत अजीब था। सभी लोग शौर्य की ओर देखने लगे जो अवाक होकर जमीन पर पड़ा था। यह आदमी कितना मंदबुद्धि था। एक बैरी का मुंह हैंट गया और उसने चकित नांगोंग जिंग की ओर देखा। मेजर जनरल नांगोंग, आपका छात्र बहुत दिलचस्प है। नांगोंग जिंग का सुंदर चेहरा सख्त हो गया और वह दहाड़ते हुए बोली, कमीने, मैं 5 तक गिनती करूंगी। अगर तुम जमीन पर लेटे रहे तो मैं तुम्हें 1 महीने तक बिस्तर पर लेटे रहने दूंगी। शौर्य, जो ये दिखावा करने जा रहा था कि वह धीरे धीरे चोट से उबर रहा है, ये सुनकर अकड़ गया। 1। जैसे ही नांगोंग जिंग ने 1 तक गिनती की, शौर्य उठ खड़ा हुआ। वह नांगोंग जिंग की ओर अजीब तरह से मुस्कुराया। मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। सब लोग, कौन नहीं जानता कि आप कभी घायल नहीं हुए। बिली का चेहरा लाल और हरा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? शौर्य स्तब्ध रह गया और अपना सिर खुजाने लगा। ओह, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे दिमाग पर जो आघात लगा वह थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता था। शौर्य ने उलझन से बिली की ओर देखा। फिर उसने पूछा, क्या मैंने बहुत अच्छा अभिनय नहीं किया? शौर्य को लगा कि उनका शो काफी अच्छा था। बिली, उसने अपनी छाती पकड़ ली। यह आदमी सिर्फ उसे धन्यवाद देने के लिए उसके साथ अभिनय कर रहा था। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन वह अपना क्रोध प्रदर्शित नहीं कर सका। येम्यू और अन्य लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया और लिनलिंग से पूछा, क्या यह आदमी हमेशा ऐसा ही रहता है? एक लिनलिंग, वह बहुत थकी हुई थी और बात नहीं करना चाहती थी। उसे शौर्य के साथ अपनी दोस्ती खत्म करने पर विचार करना चाहिए। बिली ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं तो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें। अंततः उसे एहसास हुआ कि शौर्य अब कितनी ताकतवर हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशिक्षक लिन कुंग ने उसे पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को कहा था। फिर भी उसे वास्तव में लगा कि वह एक मुक्का मारकर शौर्य को मार सकता है। वह बहुत घमंडी था। शौर्य इतना शक्तिशाली था कि उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इस समय लिन कुंग ने कहा, शौर्य ने ये ड्रिल जीत ली है, बिली नीचे जाओ। बिली चकित था। उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। आखिरकार उसने पूरी ताकत से वार किया और वह शौर्य के पास भी नहीं पहुंच सका। उसे लड़ने का अधिकार नहीं था। शौर्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी।
क्या उन्हें लड़ते रहने की जरूरत नहीं थी? क्या वह जानता था कि वह लिन लिंग का दोस्त था, इसलिए उसने उसके लिए चीजें आसान कर दी? यह अच्छा लगा। इस समय लिन कून की आवाज़ फिर से सुनाई दी, ड्रिल का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की शक्ति को समझना है। शौर्य और बिली के बीच का अंतर थोड़ा बड़ा था। अब फ्रांसिस आगे आएगी। ठंडे चेहरे वाली फ्रांसिस तुरंत मंच पर प्रकट हुई। लूजी, उसे थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि उसके पास कोई पिछला दरवाज़ा है। ये तो बस प्रतिद्वंदी बदलने की बात थी। घनी मारकची के साथ फ्रांसिस को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। इस समय फ्रांसिस ने ठंडे स्वर में कहा, आप लिन लिंग के बहुत करीब हैं। शौर्य और लिन लिंग को बात करते और मुस्कुराते हुए देखकर वह बहुत दुखी हुआ। शौर्य हैरान था, ये व्यक्ति लिन लिंग को जानता था। उसने उसे कभी नहीं बताया। क्या वे मित्र थे? उसने कहा, हम ठीक हैं, हम दोस्त हैं। फ्रांसिस की आंखें चमक उठीं और वह कुछ नहीं बोला। शौर्य ने आश्चर्यचकित होकर फ्रांसिस को देखा। इसका क्या मतलब था? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो। ये नज़रें बहुत परेशान करने वाली थीं। क्या ये व्यक्ति लिन लिंग का दुश्मन था? लिन कून ने अजीब तरह से फ्रांसिस की ओर देखा और फिर शौर्य की ओर मुस्कुराया। शुरू करो। जैसे ही लिन कून मंच से बाहर निकला, फ्रांसिस के हाथ में एक बड़ी तलवार दिखाई दी। तुरंत ही वह एक काले और लाल रंग की आत्मा की रोशनी से घिरा हुआ था और उसने शौर्य पर हमला किया। शौर्य ने भौहें सिकुड़ीं। वह इन सब हत्यारीची से क्या करने की कोशिश कर रहा था? शौर्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक क्रिस्टल रंग चमक उठा। हरी हवा हवा के कवच में बदल गई और उसकी हथेली को ढंक लिया। विशाल तलवार ने जैसे ही नीचे की ओर वार किया, काले और लाल रंग के प्रकाश की एक ज्वारीय लहर उत्पन्न हुई। शौर्य ने शांति से विशाल तलवार पकड़ ली। गड़गड़ाहट। हाथ और विशाल तलवार आपस में टकराए। भयानक ध्वनि तरंगें उठीं। हरे और काले लाल स्पिरिट लाइट ने पूरे मंच को ढक लिया। बची हुई तरंगों ने उन कमजोर दर्शकों को सांस लेने में असमर्थ बना दिया। जब आंदोलन शांत हुआ तो मंच पर जो दृश्य दिखा, उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शौर्य का दाहिना हाथ वायु कवच से ढका हुआ था। जब उसने फ्रांसिस की बड़ी तलवार पकड़ी तो वह क्रिस्टल रंग से चमक रहा था। फ्रांसिस का चेहरा भयानक था, लेकिन शौर्य शांत था। ओह नहीं, ये म्यू अब अपना ठंडा व्यक्तित्व भी बरकरार नहीं रख सका। वह फ्रांसिस था, गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 5, 3 भगवान कला और 1 कोर मार्शल राज्य लड़ाई शक्ति कौतुक। फिर भी इस तरह के हमले को शौर्य ने आसानी से रोक दिया। जी बहुत ताकतवर है। इयान ने घबराहट से लूजी को देखा। यहाँ तक कि फ्रांसिस की भी आंखें बड़ी हो गईं और वह कुछ बोल नहीं सका। नए छात्रों ने भी शौर्य को घूर कर देखा। उद्धरण चिन्ह ... ये छात्र कौन है? लगता है उसका नाम शौर्य है। घोर शौर्य, अजय शौर्य। व्यवहारिक पक्ष के छोटे खरगोश, क्या आप इसे देखते हैं? क्या हमारा बॉस मजबूत है? पुराने छात्रों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। उन सभी ने कम से कम 2 अभ्यास किए थे। उन्होंने वास्तव में नए छात्रों में से किसी को इस स्तर तक पहुंचते नहीं देखा था। वह सुंदर लड़की जिसने शौर्य से पूछा था कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसे घूरकर देखने लगी। जूनियर स्कूल में बहुत बढ़िया है। मैं उसे खोदकर निकाल देना चाहती हूँ। शौर्य द्वारा पढ़ाए गए अन्य वरिष्ठ स्कूली छात्र भी हैरान थे। शौर्य की युद्ध शक्ति बहुत भयानक है। उसकी अंतर्दृष्टि भी अद्भुत है। लिनलिंग की रूममेट की आंखें चमक उठी जब उसने शौर्य को देखा। त्यानयुवान क्यानहुआ ने लिनलिंग से फुसफुसाते हुए कहा, लिनलिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ताकतवर है। बहुत ईर्ष्या हो रही है। लिनलिंग थोड़ा हैरान हुआ। शौर्य मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम तीनों ने लिनलिंग को चकित होकर देखा। क्या दोनों बहुत करीब नहीं थे? त्यानयुवान क्यानहुआ ने तुरंत उत्साह से कहा, चूंकि वह तुम्हारा नहीं है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लिनलिंग मुस्कुराया। क्या तुमने सुना? उसके पास कोई है जिसे वह पसंद करता है। तीनों को याद आया कि एक वरिष्ठ सहपाठी पहले ही उस रास्ते पर बलिदान दे चुका था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने विचार छोड़ दिए। व्यवहारिक पार्टी में बकवास बात करने का भी मूड नहीं था। फ्रांसिस को सार्वजनिक रूप से भविष्य में प्रशिक्षक लिनकून का उत्तराधिकारी बनने वाले तथा युवा ड्यूक बनने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। फिर भी कोई इतनी आसानी से उसका प्रहार झेल सकता है? वह कैसे संभव है? बैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। अस्पष्ट मार्शल स्टेट निम्न स्तर की आत्मा बल साधना स्तर का उपयोग करके कोर मार्शल स्टेट स्तर 1 या यहाँ तक कि स्तर 2 युद्ध शक्ति तक पहुंचना। शौर्य की पवन देव कला इतनी मजबूत है, यह एक कवच में भी बदल गई है, और उसका शरीर और मानसिक साधना निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। अन्यथा वह केवल अपनी आत्मा शक्ति के साथ इतनी शक्तिशाली पवन देव कला का उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने नांगोंग जिंग की ओर देखा। मेजर जनरल नांगोंग, आपका छात्र बहुत अद्भुत है। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। ये बच्चा इससे बहुत दूर है। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों ने अपनी छाती पकड़ ली। शिक्षक और छात्र एक ही थे।
अंतरस्तरीय लड़ाई और अंतर्राज्य लड़ाई पूरी तरह से अलग अलग थी। ठीक है, शौर्य ने लड़ने के लिए एक पूरा राज्य पार कर लिया और आप अभी भी खुश नहीं हैं। आप और क्या चाहते हैं? फ्रांसिस ने अविश्वास से शौर्य को देखा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मेरे पास 3 देव कलाएं हैं और मेरी शक्ति केवल कोर मार्शल स्टेट लेवल 1 तक ही पहुंच सकती है। तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? ये सही नहीं था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि आपके पास जितनी अधिक दिव्य कलाएं होंगी आप उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे? कम से कम अब शौर्य केवल पवन देवता कला का उपयोग करता है, या शायद उसके पास शक्ति की देव कला थी। शौर्य ने बस उसकी ओर साफ तौर पर देखा। वह इस बात से थोड़ा नाराज था कि यह आदमी कितना क्रूर था। वह बात नहीं करना चाहता था। वह पहले उसे पीटेगा। शौर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। हरी हवा फ्रांसिस पर बहने लगी। ये देखकर फ्रांसिस ने दांत पीस लिए और पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथों की नसें फट गईं और वह अपनी तलवार वापस खींचना चाहता था। हालांकि एक भयानक शक्ति तरंग फैल गई। मंच के नीचे बैठे नए छात्रों की भौहें तन गईं। यहाँ तक कि घटना के बाद की स्थिति ने भी उन्हें असहज महसूस कराया। कोई कल्पना कर सकता है कि फ्रांसिस कितनी डरावनी थी। शौर्य को लगा कि फ्रांसिस उसकी तलवार खींचना चाहती है। उसने तलवार को और भी जोर से पकड़ लिया। हवा धीरे धीरे तलवार के चारों ओर लिपट गई और तलवार शौर्य के हाथ में फंस गई। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी तलवार वापस नहीं खींच सकता, फ्रांसिस ने दांत पीसते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा ने फ्रांसिस को अपनी चपेट में ले लिया। हवा तेजी से घूमी और फ्रांसिस अंदर फंस गई। हवा तेज और तेज होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में इसका व्यास 5 मीटर से ज्यादा हो गया। नए छात्रों को भी इस खिंचाव से बचने के लिए पूरी ताकत से प्रतिरोध करना पड़ा। ये देखकर लिन कून ने मंच को घेरने के लिए एक हल्के लाल घूंघट का इस्तेमाल किया। तभी नए छात्रों को राहत की सांस मिली। तभी उन्होंने एक भयानक चीख सुनी। आह! चीख कांपती हुई सुनाई दी। दर्शक एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहां मृत्यु तो नहीं होगी, है ना? उच्च स्तरों पर अजीब दृश्य था, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर एक आकृति आसमान में ऊपर की ओर घूमती रही। बहुत तेजी से घूमने के कारण अंत में वह एक काले घेरे में बदल गई। चीखें सुनने से पहले लिन कून शौर्य की देव कला के कारण चौंक गया। उसका मुंह हेंट गया। फिर उसने कहा, शौर्य जीत गया। शौर्य अपनी देव कला ले लो। शौर्य मुस्कुराया और अपनी पवन देव कलाकृति को हटा लिया। हवा के बंधन बल के बिना केंद्रापसारक बल के कारण फ्रांसिस रक्त के आवरण में फेंक दी गई। चीख बंद हो गई और फ्रांसिस घूंघट से नीचे सरक गई। फ्रांसिस का पैर कांप रहा था। उसने अपने दांत पीसकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने शराब पी रखी हो। वह बाएं दाएं हिल रहा था जैसे वह नाच रहा हो। सभी ने लड़खड़ाती हुई फ्रांसिस को देखा और उन पर दया महसूस की। शौर्य को बहुत अच्छा लगा। सख्त व्यवहार करते रहो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब फ्रांसिस नाच रही थी, लिन कून ने अपना हाथ हिलाया और एक रक्त लाल आत्मिक शक्ति ने फ्रांसिस को वापस कौतुक बैरक में युवाओं के चकित समूह में भेज दिया। उसे कोई चोट नहीं लगी है, बस गति इतनी ज्यादा थी कि वह उसे संभाल नहीं पाया। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, लिन कून ने बताया। फिर उसने शौर्य को देखा और महसूस किया कि वह अभी भी नहीं जानता था कि शौर्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या उसे अपने परीक्षण के लिए 1 वर्ष ऊपर के किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को ढूंढना चाहिए? एक भाई के तौर पर लिन कून को लगा कि उसे अपनी बहन की सहेली को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। ये गलत नहीं लगा, है ना? जब लिन कून शौर्य को देख रहा था, शौर्य को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। इस समय नांगोंग जिंग ने कहा, अब अभ्यास खत्म हो जाना चाहिए लिन कून। तुम शौर्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च वर्ष के छात्र को खोजने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? लिन कून का चेहरा अजीब सा हो गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? शौर्य की वर्तमान शक्ति के साथ उसे नए छात्रों के मिशन को आसानी से संभालने में सक्षम होना चाहिए। छात्रों को दिए गए मिशन उनके वर्ष के आधार पर अलग अलग होते हैं। वर्षों के बीच शक्ति में अंतर काफी बड़ा था। इस प्रकार यह अभ्यास उच्च वर्ष के छात्रों को निम्न वर्ष के छात्रों से लड़ने की अनुमति नहीं देगा। ऐसी स्थिति में चलो अब खत्म करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। कल भी मिशन होंगे, नांगोंग जिंग ने अपने बालों को रगड़ते हुए कहा। लिन कून ने शौर्य की ओर देखा। वह केवल इस बच्चे का परीक्षण छोड़ने का विकल्प चुन सकता था। ऐसी स्थिति में अभ्यास समाप्त हो गया है। लिन कून ने निर्णय की घोषणा की और स्टैंड पर वापस चला गया। शौर्य भी अपनी सीट पर वापस चला गया। फेडरल यूनिवर्सिटी में शौर्य के वापस आने पर सभी लोग उत्साहित दिखे। अच्छा काम, जूनियर सहपाठी लूजी, आपने संघीय विश्वविद्यालय को सम्मान दिलाया। शौर्य ने उन सभी लोगों की ओर देखा जो उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे और कुछ शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा नहीं है। उसने सोचा कि वह अपने अहंकार का इलाज कर सकता है, लेकिन फिर फ्रांसिस इतना अच्छा नहीं था।
उसने अपना दूसरा चरण भी जारी नहीं किया। वह सोच रहा था कि यदि वायुदेव की कला फ्रांसिस को हरा नहीं सकी तो वह फ्रांसिस को एक उग्र आश्चर्य देने के लिए अग्निदेव की कला का उपयोग करेगा। हालांकि फ्रांसिस के पास केवल कोर मार्शल स्टेट लेवल 1 की शक्ति थी। थोड़ा कमज़ोर। शुरुआत में फ्रांसिस ने उससे जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए शौर्य ने सोचा कि क्या लिन लिंग की उस आदमी से दुश्मनी थी। वह अपने स्थान पर वापस आ गया और ये म्यू और अन्य लोग उत्साह से उसकी ओर देखने लगे। जी, तुम बहुत मजबूत हो। तुम स्कूल लौटते ही शायद मशहूर हो जाओगी। शौर्य दंग रह गया। उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। इससे संभवतः उसे प्रसिद्ध होने में कोई लाभ नहीं होगा। ये म्यू की आंखों में लालसा की झलक थी। जेड के मशहूर होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बहुत सी सुंदर लड़कियां आएंगी। चूंकि जेड के पास कोई है जिसे वह पसंद करता है तो ये संसाधन मेरे हो सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए और एक अजीब किंतु विनम्र मुस्कान बिखेरने लगे। शौर्य ने दोषी दिखने वाले लिन लिंग को देखा और पूछा, लिन लिंग, क्या तुम्हारा फ्रांसिस के साथ कोई झगड़ा है? जैसे ही मैंने कहा कि हम दोस्त हैं, उस आदमी ने मुझे पागलों की तरह क्यों काटा? लिन लिंग चकित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य को लगा होगा कि दोनों के बीच कोई संघर्ष है। शौर्य को घूरते हुए उसका मुंह हैंट गया। तुम गलत हो। उस व्यक्ति को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और उसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। इस बार तुमने उसे पीटने में मेरी मदद की। मैं तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करूंगी। शौर्य ने ये सुना और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मुझे एक विशेष भोजन चाहिए। लिन लिन ने अवाक होकर शौर्य को देखा। उद्धरण चिन्ह ... जरूर। शौर्य को बहुत अच्छा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी की पिटाई करने से उसे इतना बढ़िया खाना मिलेगा। फ्रांसिस उसके लिए दोबारा कब आएगी? इस समय मेजर जनरल बैरी उठे और उन्होंने ड्रिल समाप्त होने की घोषणा की। फिर उन्होंने मिशन के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना आज दिखाए गए पराक्रम के आधार पर लोगों को मिशन सौंपेगी। साथ ही उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। आधे घंटे बाद जब सभी लोग लगभग सो रहे थे, बैरी ने अंततः लोगों को जाने दिया। नांगोंग जिंग और लुओ बिंग किंग स्टैंड से उतरकर छात्रों के पास आए। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। गंभीर रूप से घायल छात्रों को पहले ही छात्रावासों में वापस भेज दिया गया है। चलो हम भी वापस चलते हैं। उसने शौर्य की ओर देखा। शौर्य ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वह इस साल के सबसे मजबूत नए छात्र को भी हरा सकता है। उसने स्कूल का मनोबल बढ़ाया है। उसे 10,000 स्कूल क्रेडिट दिए गए हैं। 10,000। वे वरिष्ठ स्कूली साथी आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। फिर उन्होंने हरी आंखों से शौर्य को देखा, जिससे शौर्य सतर्क हो गया। क्या ये लोग उसे खाने वाले थे? यदि वह कोई महिला वरिष्ठ सहपाठी होती तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन यदि वह कोई पुरुष वरिष्ठ सहपाठी होता तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। क्या 10,000 स्कूल क्रेडिट बहुत थे? ठीक है, अब देर हो चुकी है। चलो पहले वापस चलते हैं। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। अंधेरा होने लगा था। सभी लोग स्टेडियम से बाहर निकलकर वाहनों पर सवार होकर अपने अपने छात्रावासों की ओर चले गए। फिर सभी लोग बगीचे में एकत्र हुए और जश्न मनाने के लिए बारबेक्यू का आयोजन किया। यहाँ तक कि बुरी तरह घायल हुए छात्र भी खुशखबरी सुनने के बाद शराब पीने से खुद को रोक नहीं सके। जश्न देर रात तक चला। शौर्य को पूरी रात सभी तरह की लड़कियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। इससे शौर्य खुश तो हुआ, लेकिन अवाक भी। वह ये जानकर खुश हुआ कि उसकी सुंदरता अजेय थी। वह ये जानकर अवाक रह गया कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी को पसंद करता है, लेकिन फिर भी ये दूसरों को रोक नहीं सका। इस प्रकार अंत में शौर्य केवल लिन लिंग को ढाल के रूप में उपयोग कर सकता था। वह पहले भी उसकी ढाल था। अब उसकी बारी थी। लिन लिंग को तुरंत ही अन्य लड़कियों की ईर्ष्या भरी नज़रों का सामना करना पड़ा। इससे उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। क्या उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा? यह मूर्ख उसे फंसा रहा था। ये गोली को रोकना नहीं था, ये सेना को रोकना था। बाद में उत्सव समाप्त हो गया। शौर्य और उसके रूममेट्स वापस अपने कमरे में चले गए। वे जल्दी से खुद को साफ करने के बाद अपने कमरों में चले गए। शौर्य ने अपनी पीठ को फैलाया और ग्रुप चैट में दिन भर की बातें बताने के लिए अपना फ़ोन निकाला। उसने खुशी खुशी टाइप किया, इतने सारे सीनियर सहपाठी मुझे पसंद करते हैं। क्या मैं ज़्यादा सुंदर हो गया हूँ? लूली, ठंडी मुस्कान। एलिस, सीनियर सहपाठी, यह आपकी गलतफहमी है। शौर्य, ये बातचीत जारी नहीं रह सकी। शौर्य ने असहाय होकर अपना फ़ोन रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और जेब में तलाश करने वाले आयाम में प्रवेश कर गया। अध्याय 138, मिशन असाइनमेंट। अगली सुबह शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। यह अग्निदेव कला सीखने और लाल गोले के साथ साधना करने की एक और रात थी। शौर्य की अग्निदेव कला, आत्मा बल साधना और शरीर सभी में लगातार सुधार हो रहा था। शौर्य लिविंग रूम में बैठा था और जल्द ही इयान, जेवियर और येम्यू एक के बाद एक बाहर आ गए। चारों बाहर आंगन में चले गए।
आज वह दिन था जब सेना उन्हें मिशन सौंपेगी। अगले महीने में वे अपने वर्तमान बेस को छोड़कर मिशन को अंजाम देने के लिए ज़ेआर सिस्टम के ग्रहों में प्रवेश करने वाले थे। ज़ेआर 33 ग्रहों वाला एक सौर मंडल था। ऐसे ज़्यादातर ग्रहों के पास ज़्यादा व्यवहारिक संसाधन थे। नतीजतन इन ग्रहों पर इन संसाधनों को लेकर मानव जाति और ब्लेड दानव जाति के बीच अक्सर छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे। काफ़ी छात्र पहले से ही प्रांगण में थे। कुछ छात्र जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें रवाना होने से पहले ठीक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। शौर्य ने इधर उधर देखा। उसने लिन लिंग और उसके रूममेट्स को बाहर आते देखा, इसलिए वह अपने समूह के साथ वहां चला गया। लिन लिंग ने शौर्य को आते देखा। उसका मुंह हेट गया और वह दुखी होकर दूसरी ओर देखने लगी। कल रात इस आदमी ने उसे फंसाकर उसे दुखी कर दिया। शौर्य ने उसके हाव भाव देखे तो उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? कल रात तुम मजे से खाना खा रहे थे और मुझे उन सभी सीनियर स्कूल के साथियों से अकेले ही निपटना पड़ा। लिन लिंग ने शौर्य को घूर कर देखा। शौर्य ने उसकी बातें सुनी और अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हें एलिस का खाना खिलाऊं? उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके सीनियर सहपाठियों ने हार नहीं मानी। वह उन्हें पीट भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में केवल लिन लिंग ही मदद कर सकता था। वह बहुत मेहनत करती थी, इसलिए वह उसे इनाम के तौर पर खाना देता था। उद्धरण चिन्ह। लिन लिंग ने अवाक होकर शौर्य को देखा। इस आदमी, क्या उसके दिमाग में सिर्फ खाना ही रहता है? उसका दिल दुख रहा था। इस समय नांगोंग जिंग और लुओ बिंगकिंग आ गए। दोनों को देखकर सभी चुप हो गए। नांगोंग जिंग ने ताज का निरीक्षण किया और मुस्कुराया। अगले महीने में हर कोई संघीय सेना का सैनिक होगा। मैंने आपकी सैन्य वर्दी और बुनियादी आत्मा संचालित कवच एकत्र कर लिया है। तभी नांगोंग जिंग ने अपने हाथ हिलाए और बक्सों का एक ढेर प्रकट हुआ, जो सबके सामने सटीक रूप से उतरा। शौर्य ने अपने बक्से की तरफ देखा। उस पर लिखा था, प्रथम वर्ष 50 शौर्य। शौर्य ने खुशी खुशी बॉक्स ले लिया। उसने कल के विलक्षण लोगों की सैन्य वर्दी के समान एक पोशाक देखी। वे बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी ओर आत्मा द्वारा संचालित कवच उसके दिल में दर्द पैदा कर रहा था। कुछ दिन पहले ब्लेड दानवों ने उसे उसके पास न होने के कारण अपमानित किया था। अब उसके पास भी एक था। अधिकांश नए छात्र बहुत उत्साहित थे, क्योंकि हर कोई आत्मा चालित कवच खरीदने में सक्षम नहीं था। यद्यपि कवच बहुत ही बुनियादी था, फिर भी यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। बेशक कुछ धनी छात्र भी थे जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे लिन लिंग। सभी को बॉक्स लेते देख नांगोंग जिंग ने कहा, ठीक है, अब हम आपको मिशन सौंपेंगे। ये कार्य कल रात सेना द्वारा सीधे निर्धारित किया गया था। इसकी घोषणा करना नांगोंग जिंग पर निर्भर था। चौथे वर्ष के छात्र ज्यादातर उन ग्रहों की सहायता करने गए थे जहां भीषण युद्ध हुए थे। तीसरे वर्ष के कुछ छात्र भी जा रहे थे। उनमें से कुछ नए संसाधन बिंदु पर नया आधार बनाने में मदद करने गए थे। द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के छात्र ज्यादातर मौजूदा ठिकानों की सुरक्षा के लिए जाते थे। अंतर यह था कि प्रथम वर्ष के छात्र कम संसाधनों वाले ग्रहों पर गए। इस प्रकार दोनों पक्षों के पास कम सेना थी, जिससे ये सुरक्षित हो गया। सोफोमोर, जूनियर और सीनियर को भी मिशन सौंपे गए थे। वर्तमान में नांगोंग जिंग ने उन उत्साहित नए छात्रों को देखा। उसने धीरे से कहा, आप में से ज्यादातर के लिए ये पहली बार है जब आप युद्ध के मैदान में आए हैं। आपके मिशन बहुत आसान हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल नए छात्र मरते हैं। प्रवेश परीक्षा में सिर्फ नए छात्र ही मरते हैं, क्योंकि वे युद्ध के मैदान को गंभीरता से नहीं लेते। नांगोंग जिंग की आवाज़ चुंबकीय और गंभीर थी। नए छात्रों के चेहरों से उम्मीद भरी मुस्कान गायब होते देख उन्होंने आगे कहा, बेशक जब तक आप सावधान रहेंगे समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी। और यह नए छात्रों के लिए स्कूल क्रेडिट अर्जित करने का सबसे अच्छा अवसर है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है ना? जब से नांगोंग जिंग ने ये कहा, नए छात्रों ने अपनी मानसिकता बदल दी। नांगोंग जिंग ने खुशी से सिर हिलाया। फिर उसने शौर्य की ओर देखा। शौर्य, तुम सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए तुम्हें 25वें ग्रह पर नियुक्त किया गया है। वहाँ सबसे शक्तिशाली शक्ति कोर मार्शल स्टेट है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? शौर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं। यदि सबसे मजबूत शक्ति सिर्फ कोर मार्शल राज्य थी, तो वह ठीक होगा यदि वह सावधान रहे। नांगोंग जिंग ने उसकी बात सुनी और संतोष में सिर हिलाया। ग्रह पर 3 उत्खनन अड्डे हैं। आप ठिकानों की रखवाली के लिए जिम्मेदार होंगे। बेशक आपको अन्य संसाधन बिंदुओं को खोजने में मदद करने के लिए खोज टीमों की सुरक्षा के लिए भेजा जा सकता है। आपका विशिष्ट मिशन वहां के बेस के कमांडर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर नांगोंग जिंग ने ये म्यू, जेवियर और इयान के साथ साथ लिन लिंग और उसके रूममेट्स को देखा। उसने कहा, लिन लिंग, तुम लोगों को शौर्य का अनुसरण करना चाहिए। 25वें ग्रह का नया छात्र दल, तुम 8 लोग होंगे। शौर्य कप्तान है।
शब्द सुनने के बाद लिनलिंग दंग रह गया और फिर सिर हिलाया। ठीक है। ये मुंह और बाकी छात्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उत्साहित मुस्कान बिखेरी। नए छात्रों ने उन पर ईर्ष्या भरी नजरें डालीं। कौन नहीं जानता था कि शौर्य सबसे शक्तिशाली था। यदि उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो भी उनके प्रवेश परीक्षा के अंक कम नहीं होंगे। फिर नांगोंग जिंग ने दूसरों को मिशन सौंपे। काम खत्म करने के बाद उसने घोषणा की, ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाओ। फिर सभी लोग छात्रावास से निकलकर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ने वाली कारों में सवार हो गए। शौर्य ने मुड़कर अंतरिक्ष की ओर देखा। वहां बहुत सारे उड़ते हुए जहाज थे जो अंधेरे समुद्र में धातु की मछलियों की तरह घूम रहे थे। छात्र वर्ष स्तर के अनुसार अलग हो गए। शौर्य और अन्य को सैनिकों द्वारा 25वें ग्रह के लिए ट्रांसपोर्ट जहाज तक ले जाया गया। जहाज 300 मीटर से ज्यादा लंबा था। ये पूरी तरह से काला था और मिश्र धातु से बना था। जब वे 8 लोग जहाज में घुसे तो अंदर पहले से ही कई लोग थे। वे सभी सैनिक थे जो 25वें ग्रह की ओर जा रहे थे। शौर्य ने सैनिकों की तरफ देखा। वे अलग अलग उम्र के थे। कुछ उनसे कम उम्र के थे जबकि अन्य पहले से ही अधेड़ उम्र के थे। सभी लोग अपनी वर्दी पहने हुए थे और बातें कर रहे थे। वे अलग अलग रैंक के थे, लेकिन कम से कम अब सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। आखिरकार किसी को नहीं पता था कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं। 8 लोगों को साधारण वर्दी में आते देख हर कोई खुद को रोक नहीं पाया। उनकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ा डर था। इस समय जो लोग साधारण कपड़े पहनकर आ सकते थे वे संभवतः संघीय विश्वविद्यालय के महान प्रतिभाशाली लोग थे। उनके लिए ये विलक्षण प्रतिभाएं पूरी तरह से अलग स्तर पर थीं, चाहे वह शक्ति, भविष्य या भाग्य के संदर्भ में हो। शौर्य और अन्य लोगों ने माहौल में थोड़ा बदलाव महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। इस समय सेना के नेता ने उन्हें सलामी दी। बस बैठने के लिए एक सीट ढूंढो, ट्रांसपोर्टर जहाज रवाना होने वाला है। शौर्य ने सिर हिलाया और सलाम किया। धन्यवाद। सैनिक चला गया। शौर्य और उसके साथियों ने चारों ओर नजर घुमाए और बैठने के लिए जगह ढूंढी। जो सैनिक धमकी दे रहे थे वे बैठने के बाद स्पष्टतः अधिक संकोची हो गए। आखिरकार इन प्रतिभाशाली लोगों के सामने धौंस जमाना बहुत शर्मनाक होगा। शौर्य और उसके साथी अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे राक्षस नहीं थे, वे अच्छे युवक थे। शौर्य की आंखें चमक उठीं और उसने एक ज्यादा उम्रदराज दिखने वाले सैनिक को थपथपाया। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ कोई चेंजिंग रूम है? सैनिक ने घबराकर शौर्य को देखा और गलियारे की ओर इशारा किया। अगर तुम वहां जाओगी तो वहां एक बाथरूम है। तुम वहां अंदर कपड़े बदल सकती हो। महिला सैनिकों के पास अपना खुद का चेंज रूम है। शौर्य मुस्कुराया। धन्यवाद। फिर शौर्य ने सभी की ओर देखा और कहा, चलो अपनी वर्दी बदल लेते हैं। इस तरह के कैजुअल कपड़े पहनना उचित नहीं है। लिनलिंग और अन्य लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। महम। इसके बाद वे अपने कपड़े बदलने चले गए। उनके जाते ही सैनिक आपस में कानाफूसी करने लगे। ये फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशाली छात्र हैं। शायद मैंने सुना है कि इस साल एक सुपर प्रोडिजी आया है। उसने प्रोडिजी बैरक में सबसे मजबूत प्रोडिजी को हराया। सचमुच यह पागलपन है। बेशक मैंने अपने प्रशिक्षक को ये कहते सुना। वह केवल 18 वर्ष का था, लेकिन उसके पास कोर मार्शल स्टेट पावर थी। हे भगवान, मैं तुलना नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि उस विलक्षण प्रतिभा को हमारे ग्रह पर नियुक्त किया गया है। वास्तव में लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें से एक ने पूछा, फिर वह कौन सा है? अभिजात वर्ग को संभालना उनके लिए पहले से ही काफी था। अगर इस तरह का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आ रहा था तो उन्हें लगा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस समय शौर्य और उसका समूह बाहर आया। शौर्य ने लिनलिंग की सैन्य वर्दी देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे ये तो मानना ही पड़ेगा कि सैन्य वर्दी उसे सूट करती थी। लहराते छोटे बाल, नाजुक और सुंदर चेहरा, साथ में पतला शरीर। लिनलिंग ने शौर्य की नज़र देखी। वह मुस्कुराई और मजाक में बोली, ओह, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? ये तुम्हारी तरह नहीं है शौर्य। शौर्य ने डांटा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पल के लिए देखा और तुम पहले से ही खुश हो। अगर मैं तुम्हें लगातार देखता रहूं तो क्या होगा? लिनलिंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जब वे गलियारे से गुजरे तो उन्होंने लोगों को शौर्य के बारे में चर्चा करते सुना। हर कोई शर्मिंदा शौर्य को अजीब नज़रों से देख रहा था। लिनलिंग ने शौर्य की कमर पर हाथ मारा। जी, ये लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्या तुम खुश हो? शौर्य ने अपनी आंखें घुमाईं। वह अब और कुछ नहीं बोलना चाहता था। जब वे गलियारे से बाहर आए तो सैनिकों ने फिर से बात करना बंद कर दिया। जब सैनिकों ने सेना की वर्दी देखी तो वे उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस वर्दी से सैनिकों में आत्मीयता का भाव पैदा हुआ। वे पहले की तरह घबराए हुए नहीं थे और शौर्य ने अपने पास खड़े सैनिकों से बातचीत शुरू कर दी।
ये देखकर कि उनसे संवाद करना इतना कठिन नहीं है, सैनिकों ने एक बार फिर से धमकी देना शुरू कर दिया, ब्रह्मांडीय जानवरों को मारने से लेकर विदेशी जासूसों का शिकार करने तक। कुछ घंटों बाद केवल कुछ छोटे हरे धब्बों वाला एक पीला ग्रह दिखाई दिया। ये 25वां ग्रह था। ये लगभग पूरी तरह रेत से बना हुआ था। अध्याय 139। एक पिता अपने बेटे को थप्पड़ मार रहा है। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। 25वां ग्रह बहुत बड़ा था, कम से कम लांजियांग ग्रह से तो बहुत बड़ा। जब जहाज वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो उन्होंने दूर स्थित ब्लेड दानव युद्धपोतों को भी देखा। हालांकि जब तक ब्लेड दानव जाति का एक युद्धपोत था तब तक पास में मानव जाति का एक युद्धपोत भी रहेगा। आखिरकार ट्रांसपोर्टर जहाज ही मानव बलों के लिए सुदृढ़ीकरण भेजने का मुख्य जरिया थे। वहां कड़ी सुरक्षा होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने के आधे घंटे के भीतर शौर्य और उनके साथियों ने कुछ छोटे पैमाने पर युद्धपोतों की लड़ाई देखी। जल्द ही ट्रांसपोर्टर जहाज रेत से घिरे एक विशाल धातु शहर में उतरा। शहर 1 दर्जन किलोमीटर दूर था। यह एक हल्के सुरक्षात्मक अवरोध से ढका हुआ था। शहर की इमारतें ऊंची नहीं थीं, केवल दसियों मीटर ऊंची थीं। हालांकि वे पूरी तरह से मिश्र धातु से बनी थीं और बहुत मजबूत लग रही थीं। ट्रांसपोर्टर यान अंतरिक्ष स्टेशन में उतरा। जब शटल के दरवाजे खुले तो सैनिक तुरंत गंभीर हो गए। जब तक वे इस ग्रह पर थे तब तक उनका बेस भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था, अन्यथा उनकी जान जा सकती थी। शौर्य और अन्य लोग भी गंभीर हो गए। वे उतर गए और सत्यापन की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद उन्हें विभिन्न विभागों में भेज दिया जाएगा। जब शौर्य और उसके साथी उतरे तो वहां पहले से ही सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। युवा सैनिक ने सलामी दी और फिर कहा, शौर्य, हमारे बेस में आपका स्वागत है। कमांडर ने मुझे आपको आपके छात्रावास में ले जाने का आदेश दिया है। कल वह आपको मिशन सौंपेंगे। शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वे सैनिक का पीछा करते हुए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर चले गए। वे एक उड़ने वाली कार पर सवार होकर शहर को पार कर गए। शौर्य ने पाया कि यह बेस किसी युद्ध क्षेत्र के शहर जैसा था। सैनिकों के अलावा यहाँ कुछ व्यापारी भी थे। जब इन व्यापारियों को संसाधन मिल जाते थे तो उन्हें जाने से पहले कुछ कर चुकाना पड़ता था। आधे घंटे बाद वे अपने छात्रावास में पहुंच गए। ये शियाई सिस्टम के छात्रावासों जैसा ही था। अंदर की व्यवस्था भी वैसी ही थी। फिर सिपाही चला गया। शौर्य ने अपनी पीठ तान ली। चलो आज आराम करते हैं, कल हमें मिशन पर जाना है। लिन लिंग मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर जिंग आप जैसे दूसरे दर्जे के सैनिक को कप्तान बनने देंगी। शौर्य ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराया। फिर अगर कोई समस्या आती है तो आप जैसे पुराने सैनिक को मुझे संकेत देने की जरूरत है। युद्ध के मैदान में यह उसका पहला मौका था। उसे बहुत सी चीजें नहीं पता थीं, इसलिए वह हर चीज पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता था। वह न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी जिम्मेदार था। लिन लिंग एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य ऐसा कहेगा। फिर उसने मुस्कुराकर सलाम किया, हाँ कैप्टन। फिर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। उसके बाद ये म्यू बेस में बहुत दिलचस्पी लेने लगा और सभी को खेलने के लिए बुलाना चाहता था। शौर्य कुछ समय के लिए खेती करना चाहता था, इसलिए उसने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे स्थान पर शक्ति ही सब कुछ थी। इयान ने भी अस्वीकार कर दिया। अंततः केवल ये म्यू और जेवियर ही बचे। शौर्य बिस्तर पर बैठ गया। उसके मानसिक आयाम में लाल गोले एक एक करके गायब हो गए, जबकि उसका साधना स्तर और शरीर मजबूत होता गया। मजबूत होने की इस भावना ने शौर्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह ये भी देख सकता था कि आत्मिक शक्ति और क्रिस्टल रंग के पोषण से उसकी कोशिकाएं और अधिक जीवंत हो रही हैं। कुछ घंटों बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और शौर्य की आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी। वह उठकर खींचा चला आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मिक शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई है। अब यदि वह अपनी पवन देव कला का उपयोग पूरी शक्ति के साथ करता है तो उसकी शक्ति कोर मार्शल स्टेट स्तर 3 पर होनी चाहिए। यदि यह अग्नि देव कला होती, उसकी युद्ध शक्ति संभवतः कोर मार्शल स्टेट लेवल 4 से भी अधिक मजबूत होगी। शौर्य को ठीक से नहीं पता था कि यह कितनी मजबूत थी, लेकिन शौर्य ने उसकी ठोड़ी को छुआ। उसे उस नर शेर का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? शौर्य उत्साहित था। वह सोच रहा था कि शेर उसे क्या आश्चर्य देगा। वह रात तक इंतजार करेगा और देखेगा। शौर्य ने बाहर देखा। तारा क्षितिज के करीब पहुंच रहा था। शाम की रोशनी में लंबी परछाइयां उभर रही थीं। बेस के बैरियर के बाहर रेत का तूफान चल रहा था। वातावरण बहुत भयावह लग रहा था। शौर्य ने अपना फोन निकाला, सैन्य वर्दी में अपनी एक तस्वीर ली और उसे अपने ग्रुप चैट पर भेज दिया। जब लूली और एलिस के साथ बातचीत कर रहा था तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शौर्य उठे और दरवाज़ा खोला तो लिनलिंग वहां खड़े थे। शौर्य को लिनलिंग की मुस्कुराहट से आशंका हुई और उसने घबराहट से पूछा, तुम क्या चाहते हो?
लिनलिंग ने आंखें घुमाईं, ये देखकर कि शौर्य कितना घबराया हुआ था। मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आई थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खाना खिलाओगे? शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है, अंदर आ जाओ। लिनलिंग मुस्कुराए और कमरे में दाखिल हुई। वह उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेज़ को सरका दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही कमरे में हो। शौर्य ने कुर्सी खिसकाकर एलिस का खाना निकाला। तुरंत ही खाने की खुशबू हर जगह फैल गई। लिनलिंग की आंखें थोड़ी और चमक उठीं। जब वे खाना खा रहे थे, शौर्य को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, लिनलिंग, क्या युद्ध के मैदान में हमें किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? लिनलिंग ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी साधना का स्तर अभी भी कमज़ोर है, इसलिए कई उच्च तकनीक वाले हथियार हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। ग्रह का पर्यावरण और यहाँ के मूल निवासी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर लिनलिंग ने कुछ उदाहरण देने शुरू किए। शौर्य ने ध्यान से सुना। शौर्य ने जो अनुभव किया वह बस एक परीक्षण था। ये सिर्फ मार्शल आर्ट था। युद्ध के मैदान में केवल मार्शल आर्ट ही नहीं, बल्कि उच्च तकनीक वाले हथियार तथा अन्य सभ्यताओं के विशेष उत्पाद जैसे कि संरचना, जादुई स्क्रॉल, श्राप आदि भी थे। युद्ध के मैदान में अंतिम लक्ष्य दुश्मन को मारना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा साधन इस्तेमाल किया। शौर्य ने सीखा और लिनलिंग ने सिखाया। जल्द ही अंधेरा हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। ये म्यू और उसका साथी वापस आ गए थे। रात के खाने के बाद लिनलिंग संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और जाने से पहले शौर्य की ओर हाथ हिलाया। शौर्य ने अपना सामान पैक किया और फिर से अपने बिस्तर पर बैठ गया। वह पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। शौर्य अग्नि वृक्ष के सामने आया। सुंदर और प्रभावशाली नरसिंह अग्नि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ लपटों की मालिश का आनंद ले रहा था। शौर्य की आंखें ठंडी हो गईं। शिकार मोड सक्रिय। वह सचमुच एक कठोर और निर्दयी शिकारी के रूप में परिपक्व होने जा रहा था। उसके शरीर के चारों ओर क्रिस्टल का रंग चमक उठा। उसका शरीर क्रिस्टल में बदल गया और फिर जीवंत लाल लपटें जलने लगीं, जबकि हरी हवा धीरे धीरे लपटों के चारों ओर लिपट गई। लाल लपटें और हरी हवा एक साथ मिल गईं। इसके बाद लपटें तेज हो गईं और तेज भी हो गईं। अंततः प्रकाश दूर हो गया और शौर्य के शरीर में एक भयानक शक्ति समाहित हो गई। 4 गुना शक्ति, देव कला, वायु देव कला, अग्नि देव कला, क्रिस्टल शरीर और आत्मा बल। शौर्य ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके हाथों में है। अरे बाप रे! अभ्यास के दौरान उसके प्रतिद्वंद्वी बहुत कमज़ोर थे। शौर्य ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। इस क्षण उसने सचमुच अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। इस भयानक शक्ति ने शेर को जगा दिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसकी हिंसक ज्वलंत आंखें शौर्य को घूरने लगीं। गर्जन! वह झुका और रक्त जैसी सींग से लाल प्रकाश निकला। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकाश की एक गर्म लाल किरण दसियों सेंटीमीटर मोटी शौर्य की ओर निकली। जहां भी यह गुजरा, हवा मुड़ गई और घास तुरंत राख में बदल गई। भयानक गर्मी! शौर्य ने अपने होंठ ऊपर उठाए, तभी उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। फिर प्रकाश की शुरुआती गर्म लाल किरण ने ढहने के संकेत दिखाए। शौर्य ने शेर की अग्नि देव कला में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी अग्नि देव कला का पूरी शक्ति से उपयोग किया। गर्जन! ये देखकर शेर ने दहाड़कर खंभे को स्थिर कर दिया। हालांकि आधी से अधिक बिजली पहले ही कम हो चुकी थी। शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे थप्पड़ मारा। गड़गड़ाहट! एक लाल रोशनी चमकी और आग की लहरें मैदानों में फैल गईं, जिससे सैकड़ों मीटर जमीन जलकर राख हो गई। जब लाल बत्ती गायब हो गई तो शौर्य बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। अभी अभी आई प्रकाश की किरण को उसने नष्ट कर दिया। शौर्य मुस्कुराया और हाथ हिलाकर कहा, आओ। कुछ दिन पहले तुमने मेरा पीछा किया था। आज मैं तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारूंगा जैसे एक पिता अपने बेटे को मारता है। गर्जन! लाल शेर गूंगा नहीं था। उसने शौर्य के उकसावे को भांप लिया और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसका पूरा शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। फिर वह लाल बहती रोशनी में शौर्य की ओर दौड़ा। शौर्य भी मुस्कुराया और आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट! लाल हरे मुठे ने हवा को हिलाकर शेर की ओर जोरदार प्रहार किया। नरसिंह ने अपने अगले पंजे पर एक बड़ा सा आत्मिक बल का निशान बनाया और मुट्ठी की ताकत की ओर थप्पड़ मारा। गड़गड़ाहट! मुक्का और पंजा टकराए। हजारों किलोमीटर का क्षेत्र चिलचिलाती गर्मी, तेज हवा के झोंकों और भयावह आत्माओं की ताकत से घिरा हुआ था। जगह जगह खाइयां थीं। एक रंबल! फिर से भयानक लहरें फूट पड़ीं। केवल दोनों की लड़ाई की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। बाकी सब पृष्ठभूमि में चला गया। लाल शेर जमीन पर दुबके हुए थे, कांप रहे थे। हरे भेड़िए बहुत पहले ही चले गए थे। उन प्यारे खरगोशों ने आग की चिंगारियों से जलकर स्वादिष्ट सुगंध फैलाई। 10 मिनट के भीतर ही अनगिनत झड़पें होने लगीं। उनका युद्ध क्षेत्र अग्नि वृक्ष से आगे तक फैल गया। वे जहां भी गए वहां जली हुई जमीनें बन गईं और जानवर डर के मारे कांप उठे।
गड़गड़ाहट। यह एक और टकराव था और शौर्य ने अपने बाएं हाथ से तीखे पंजे को रोक दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से शेर के नर्म पेट पर मुक्का मारा, लेकिन एक लाल कोड़ा हवा में चमक उठा और शौर्य की कमर पर जा लगा। आदमी और शेर दोनों खून थूकते हुए हवा में उड़ गए। हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। आदमी और शेर जमीन पर गिर पड़े और काफी देर तक उठे नहीं। खांसी। शौर्य को खांसी आई और उसका मुंह हैंट गया। बहुत दर्दनाक। उसकी पसलियां निश्चित रूप से काफी हद तक टूट चुकी थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी रीढ़ भी टूट गई होगी। उसका पूरा शरीर दर्द से ग्रस्त था। शौर्य ने अपने दांत पीस लिए और उसके चारों ओर हवा चलने के साथ ही उसकी आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। फिर वह अपने शरीर को ऊपर उठाकर रेंगते हुए शेर की ओर उड़ चला। शौर्य रोते हुए शेर के ऊपर आया। शौर्य के आने का आभास पाकर शेर दहाड़ा और हमला करना चाहा। शौर्य ने बड़ी मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया और हरे रंग के पवन ब्लेड से उसे काट दिया। शेर की आत्मा की ज्योति को चीर दिया गया। उसका विशाल सिर धड़ से अलग हो गया और खून बहने लगा। तभी एक बड़ा सा सिर नीचे गिरा। अध्याय 140 कुचला गया। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपनी देव कला को फिर से अधिकतम करने के बाद शौर्य का शरीर दर्द करने लगा। उसने खांसी के साथ कई बार खून भी उगला और यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। लेकिन शौर्य ने शेर को राख में बदलते देखा और मुस्कुराया। अंततः उसने इस शेर को मार डाला। आज से वह एक सच्चा, निर्दयी और परिपक्व शिकारी था। दो हवा के झोंके से राख उड़ गई और उसके पीछे प्रकाश के गोले रह गए। वहां 12 लाल गोले थे जो लाल शेरों से भी अधिक चमकीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। वहां 12 चमकीले बैंगनी रंग के गोले भी थे। इसके अलावा वहां एक जीवंत लाल क्रिस्टल गोला भी था जो जीवन से भरा हुआ लग रहा था। अंत में एक धुंधला सफेद गोला था जिसे शौर्य ने कभी नहीं देखा था। शायद इसे गोला भी नहीं माना जाता था। ये सिर्फ ऊर्जा का एक धागा था। इसका आकार बदलता रहता था, कभी यह हल्के गोले में बदल जाता था तो कभी धागे में। शौर्य की आंखें धुंधली होती जा रही थीं। उसने ज्यादा नहीं सोचा और पहले सभी प्रकाश गोले एकत्र किए। इसके बाद वह अग्नि वृक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगा। फिर उसने ज्वाला को छू लिया। इस बार शौर्य सिर्फ लौ से जलकर राख नहीं हो गया। इसके बजाय ये लाल रोशनी में बदल गया और शौर्य के मानसिक आयाम में प्रवेश कर गया। ये सब करने के बाद शौर्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने छात्रावास में वापस आ गया था। उसने अपना दर्द कम करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। तभी उसकी आंखों में उत्साह झलक उठा। उनकी वर्तमान फसल पहले से अधिक अच्छी थी। एक वहां ऐसी ऊर्जा भी थी जो शौर्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सोचते हुए शौर्य की आंखें चमक उठीं। वह अपने मानसिक आयाम में चला गया और अवलोकन करने लगा। इस समय वहां गोलाकार वस्तुओं के अलावा एक छोटी सी ज्वाला और ऊर्जा की एक अजीब सी किरण थी। लौ अंतरिक्ष में लहरा रही थी और जल रही थी। शौर्य को लगा कि वह लगातार अपने मस्तिष्क में अग्नि देवता की कला के बारे में सीख रहा था। ऊर्जा का वह धागा केवल विकृत प्रतीत होता था, उसके अलावा और कुछ भी विशेष नहीं था। शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह फिर से बैठ गया। उसकी मानसिक शक्ति ने ऊर्जा को छुआ और उसने इस ऊर्जा को पचाने का फैसला किया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, शौर्य का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा बदल गया। ये काफी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा मुलायम हाथ उसकी मांसपेशियों के हर इंच की मालिश कर रहा हो। शौर्य ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर जीवन शक्ति से भर रहा है। यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी मजबूत हो रही थी। हालांकि यह ऊर्जा का सिर्फ एक धागा था, लेकिन इसने शौर्य को विशाल महासागर का एहसास कराया। इसने शौर्य के शरीर को लगातार धोया। शौर्य ने अपने अंदर एक बुनियादी बदलाव महसूस किया। ये बदलाव बहुत गहरा था। शौर्य ने ज्यादा नहीं सोचा। अब उसकी हालत बहुत अच्छी थी। वह उस समय से ज्यादा प्रबुद्ध था जब उसने हल्के बैंगनी रंग के गोले इस्तेमाल किए थे। शौर्य ने जल्दी से नर शेर से अग्नि क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया। छोटी सी लौ लगातार भगवान की कला के रून उत्सर्जित करती रही। नरसिंह की अग्नि देव कला उसके शरीर से होकर बह रही थी। अजीब ऊर्जा के धागे के जुड़ने से उसकी धारणा और बेहतर हो गई। शौर्य को लगा कि उसकी अग्नि देव कला बहुत तेजी से बढ़ रही है। ... अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से होकर शौर्य पर पड़ रही थी। शौर्य इस समय एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहा था। उसमें से ऊर्जा का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था। शौर्य ने धीरे से अपनी क्रिस्टल और काली आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें तारों की रोशनी समा रही हो। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी हथेली से भारी आवाज निकली। लहरें चारों ओर फैल गईं। ऐसा लगा जैसे छात्रावास की छोटी सी जगह में हवा बह रही हो। उसी समय शौर्य ने अपनी मानसिक शक्ति से उस क्षेत्र को स्कैन किया।
पहले वह अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए केवल पवन देव कला और अपनी मानसिक शक्ति के संयोजन का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब उसकी मानसिक शक्ति अकेले ही 1 किलोमीटर के दायरे में होने वाली हलचल को महसूस कर सकती थी। एक उसकी मानसिक शक्ति पागलों की तरह बढ़ गई। उसके मस्तिष्क में दर्द का लेशमात्र भी भाव नहीं था, केवल शीतलता थी। इसका मतलब यह था कि उसका भौतिक शरीर उसकी बढ़ी हुई मानसिक शक्ति को पूरी तरह से संभाल सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि उसके शरीर में भी काफ़ी सुधार हुआ और उनकी अग्निदेव कला भी आसमान छू रही थी। अरे बाप रे! उसे अब यह भी पता नहीं था कि वह कितना ताकतवर है। बहुत अच्छा नहीं है। वह और भी अधिक घमंडी हो गया। शौर्य को लगा कि वह लगभग इस स्थिति में पहुंच गया है, यदि स्वर्ग मेरी अवज्ञा करता है तो मैं स्वर्ग का विनाश कर दूंगा। ... क्या उसे शराबी से लड़ने का अवसर ढूंढना चाहिए? एक नहीं, उसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। एक उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपना मन शांत किया। वह उठा और पाया कि ये म्यू, जेवियर और एयान सभी लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शौर्य को देखा, वे भ्रमित नज़र से देखने लगे। उन्होंने शौर्य को इतनी गौर से देखा कि शौर्य शर्मिंदा हो गया। इस समय ये म्यू ने कांपते हुए पूछा, जे, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से मजबूत हो गए हो। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। थोड़ा ज्यादा तेज, ज्यादा नहीं। तीनों ने राहत की सांस ली। वे वास्तव में डरे हुए थे कि शौर्य को एक और सफलता मिल गई है। यदि ऐसा होता तो उन्हें कुचलकर मार दिया जाता। खुद को साफ करने के बाद वे छात्रावास से बाहर निकले और महिला छात्रावास पर दस्तक दी। लिनलिंग ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। शौर्य को देखते ही वह स्तब्ध रह गई। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें शौर्य को घूर रही थीं, जबकि उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। अंततः लिनलिंग ने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया और तीनों को बाहर ही छोड़ दिया। इस बीच दूसरों ने लिनलिंग को बेजान होकर दरवाज़ा बंद करते देखा और चिंतित होकर पूछा, लिनलिंग क्या हुआ? लिनलिंग का मुंह हैंक गया और वह मुस्कुराए। कुछ नहीं, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। मैं थोड़ी शांति चाहती हूँ। एक पहले वह शौर्य के बारे में कुछ चीज़ें देख सकती थी, लेकिन अब जब उसने अपनी आत्मा की आंख की कला को पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया, तब भी उसे सिर्फ धुंध ही दिखाई दी। उस धुंध में ऐसी शक्ति थी जिससे वह कांप उठी। वह आदमी बस एक रात की बात है। वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? वह इस तरह उसे कैसे पकड़ सकती है? लिनलिंग रोना चाहती थी। शौर्य को हराना उसका लक्ष्य था। अब ये लक्ष्य पहले से भी अधिक दूर प्रतीत हो रहा था। कुचला हुआ। इस समय दस्तक की आवाज़ फिर से आई। शौर्य की आवाज़ सुनी जा सकती थी, लिनलिंग, क्या हुआ? लिनलिंग ने फिर से दरवाज़ा खोला और शौर्य को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं। शौर्य उलझन में था। वह केवल ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह महीने का उसका समय था। शौर्य ने फिर भी उसकी देखभाल करने का फैसला किया। इस प्रकार वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। गर्म पानी पीना याद रखना। एक लिनलिंग। फिर शौर्य महिला छात्रावास के अंदर चला गया। 8 लोग कुछ रणनीति के बारे में बातचीत कर रहे थे और जल्द ही कल वाला वह युवा सैनिक वहां आ गया। इस प्रकार वे उसके पीछे पीछे सैन्य क्वार्टर तक पहुंच गए। कुछ गंभीर सुरक्षा जांच के बाद उन्हें हेड कमांडर के दफ्तर में लाया गया। अंदर एक सख्त चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह बेस का कमांडर फू लैंग था। 25वां ग्रह संसाधनों में इतना समृद्ध नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा जनशक्ति की जरूरत नहीं थी। फू लैंग सिर्फ एक कोर मार्शल स्टेट लेवल 9 कप्तान था। फू लैंग ने उनकी ओर देखा और कहा, द्वितीय श्रेणी का सैनिक शौर्य। शौर्य ने आगे बढ़कर सलाम किया। हाँ। फू लैंग भावशून्य था, लेकिन वह अंदर से सदमे में था। क्या सचमुच उन्हें इस युवक से खतरा महसूस हुआ? क्या मजाक है? वह कोर मार्शल स्टेट लेवल 9 था। ये व्यक्ति कितना युवा था? 18। भले ही वह सबसे प्रतिभाशाली था, फिर भी वह एक नया छात्र ही था। उसे सचमुच कुछ खतरा महसूस हुआ। वह थोड़ा चकित था। माहौल शांत हो गया। जब शौर्य को लगा कि कमांडर के मन में उसके लिए कुछ है, तो कमांडर अपने होश में आ गया। उनकी ठंडी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई जब उन्होंने कहा, आप संघीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आप अन्य सैनिकों से अलग हैं, इसलिए इस ग्रह पर आपके समय के दौरान मैं सीधे आपके लिए जिम्मेदार रहूंगा। फू लैंग वास्तव में इन संघीय विश्वविद्यालय के सैनिकों की परवाह नहीं करना चाहता था। प्रतिभाशाली लोग घमंडी थे और वास्तव में सुनते नहीं थे। वे युद्ध के खतरों को नहीं समझते थे। लेकिन चून की संघीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जेआर प्रणाली पर थी, इसलिए उन्हें इसका प्रबंधन करना पड़ा। हालांकि फू लैंग को उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना मजबूत होगा। इससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जो जितना मजबूत होगा, खतरा उतना ही कम होगा। उसे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फू लैंग ने कहा, चूंकि यह युद्ध के मैदान में आपका पहला मौका है, इसलिए आपका पहला मिशन अन्य सेनाओं के साथ रहना और अनुभव इकट्ठा करना है। शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ, यदि वह बुजुर्ग सैनिकों के साथ काम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। फू लैंग ने मिशन पैनल पर नज़र डाली और अंततः एक पर रुक गया।
उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया, मेरे पास एक अभियान दल है जो एक नए संसाधन बिंदु पर शोध करने जा रहा है। आप लोग सुरक्षा सेना के साथ जा सकते हैं। एक शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ,